अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे, हम भी आपका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये इंतज़ार जो है ना, ये हमेशा रहता है आपके मैसेजेस का और आपके इतने ढेर सारे प्यार का। अच्छा जनाब, शो का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में करते हैं एक अच्छी बात। और अच्छी बातों में ना बहुत सारी बातें अच्छी होती हैं, लेकिन आज एक चीज़ मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जब भी आप अपने लिए कोई चीज़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप ये देखते हैं कि मैं बहुत अच्छी सी चीज़ लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, और फिर आप जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो उस टाइम पर आप कहते हैं जी कम पैसों में जो है वो गिफ्ट हो जाए। ठीक है, जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप अपने बजट का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब आप किसी को गिफ्ट देने लगे हैं तो ज़रूर ये सोचें, ज़रूर ये ख्याल रखें कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज़ आप किसी के तोहफे में देने के लिए पसंद करें, क्योंकि ये हमारे दीन में भी कहा गया है कि जो आप अपने लिए पसंद करें वही दूसरे के लिए भी पसंद करें। तो जब आप तोहफे देते हैं तो अपने तोहफे देने का जो मयार है ना, उसको वहीं पर रखें जो आपका अपने लिए मयार है। जो आप अपने लिए सोचते हैं कोई चीज़ लेते हुए, वैसे ही आप दूसरों के लिए भी सोचें कि आप दूसरों को क्या तोहफ़ा देना चाहते हैं और क्या तोहफ़ा दे सकते हैं। अच्छा जी, अब जो कि आगाज़ में बात करते हैं मौसम की, और मौसम है सुहाना, और इस सुहाने मौसम में इंतज़ार है तेज़ बारिश का, यानी कि भरपूर बारिश का इंतज़ार है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये बारिश कब होगी। अब इस बारिश ने तो करा दी है बहुत सारे इंतज़ार। अच्छा जी, इस बारे में जो करंट अपडेट्स हैं वो जानते हैं हमारी करस्पॉन्डेंट है रमशा, और देखते हैं कि वो क्या बता रही है मौसम के बारे में। रमशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? क्या अपडेट्स है मौसम की? जी बिल्कुल, सबा कराची का मौसम बड़ा ही खुशगवार हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिल पार्क में, और यहाँ पर जो है शहरी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में आते हैं, और अब भी सुबह सवेरे भी जो है चहलकदमी करने के लिए भी शहरी यहाँ पर मौजूद है। सुबह सवेरे हल्की फुहार हुई है जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है, और इम्कान ये है कि कराची में आज शाम हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हो सकती है। इस वक्त अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत तो 30 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत उस कदर महसूस नहीं की जा रही, क्योंकि जो है हल्की फुहार भी हुई है, बादलों के डेरे हैं, तो मौसम जो है वो काफ़ी सुहाना हो गया है। आज इम्कान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 से 35 डिग्री तक रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है 28 से 29 डिग्री तक रह रहा है, क्योंकि रात के जो है वो शहर में बारिश हल्की बूंदाबांदी हो जाए तो फिर मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है। समुद्री हवाएँ जो है वो बहाल हैं, मौसम बेहतर है, और इस वक्त जो है वो जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार जो है वो 16 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% से ज़ायद है। इम्कान ये है कि कराची में अगस्त के महीने में अगर हम बात करें तो बारिशें अच्छी हो सकती हैं। जुलाई के महीने में तेज़ बारिशों का कोई भी इम्कान नहीं है, हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। जी चले जी, बहुत शुक्रिया रमशा, अपने मौसम के हवाले से हमें अपडेट किया। और इम्कान तो है, और यही तो हम कह रहे हैं कि इम्कान है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। सो हियर वी गो नाउ। 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, और 1 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो जनाब अभी आपको बताते हैं कि मौसम की जो सूरत हाल है वो क्या रहेगी। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। अच्छा जी, चलें, थोड़ी सी देर में हम आपको बताएंगे कि मौसम जो है वो कैसा रहेगा, लेकिन मौसम जो है वो औसम है। तो जनाब ये है 10 बजे रहेगा 31 सेंटीग्रेड, और 11 बजे रहेगा 31 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड, और फिर उसके बाद जो है 1 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड। ये है आज के मौसम का हाल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं कि एक कराची में एक जगह है जहाँ पर एक शख्स हैं, और इनका नाम है अदनान शेख। जी हाँ, अच्छा जी, क्या हुआ है कि कराची बल्दिया टाउन के रिहायशी अदनान शेख के यहाँ जो है एक साथ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जनाब, ये ज़बरदस्त से क्यूट बॉर्न बेबीज़ जो हैं ये आप देख सकते हैं C21 की स्क्रीन पर, और ये 5 बेबीज़ हैं जो कि अदनान शेख के घर में पैदा हुए हैं, ये नन्हे मेहमान। अच्छा, ये पाँचों बच्चे जो हैं वो हफ्ते से जो है वो उस कबलस वक्त जो है इनकी पैदाइश हुई। अच्छा, उसके बाद ये इंतहाई निगहदाश्त में जो हैं ये रखे गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है निजी अस्पताल में इमरजेंसी में ये बच्चे सी सेक्शन के ज़रिए पैदा हुए थे। अच्छा, डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों का वज़न कम और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। अच्छा, इनकी शादी को 1 साल हुआ है, और अदनान शेख कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि बैक वक्त अल्लाह ताला ने 5 बच्चों से नवाजा है। अल्लाह ताला इनके बच्चों को सेहत दे। अच्छा जी, अदनान शेख जो हैं वो निजी कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं, और अस्पताल इंतज़ामिया जो है उनका कहना है कि कबलस वक्त पैदाइश की वजह से बच्चों को खुसूसी निगहदाश्त की ज़रूरत है, और डेफिनेटली होगी। और मज़ीद कहना है कि बच्चों की सेहत की बेहतरी के लिए मुसलसल निगरानी की जा रही है। अच्छा जी, तो ये तो जी खबर जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की और आपको बताया कि
क्या सिलसिला है। अब आगे बढ़ते हैं और दाल माश और आपकी ग्रॉसरी की तमाम तर चीज़ें आपके साथ में शेयर करते हैं। तो दाल माश के प्राइस हैं जनाब 405। इसके अलावा जो मूंग की दाल है उसके प्राइस हैं 310। उसके बाद जो मसूर की दाल है उसके प्राइस हैं 250। फिर दाल चना जो है उसके प्राइस हैं, होलसेल प्राइस जो हैं वो हैं जनाब 340। फिर उसके बाद काबली चना जो है उसके प्राइस हैं 310। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में गोल्ड की जो प्राइस है वो शेयर कर देते कि आलमी मार्केट में सोने के प्राइसेस क्या हैं। तो सोना जो है, फी तोला सोना जो है उसकी कीमत में हज़ारों रुपए का इजाफा हो गया है। बैनुल-अक़वामी मंडी में सोने की कीमत $36 के इजाफे से फ़ी औंस $3,387 तक जा पहुंची है, जिसके असरात पाकिस्तान की मुकामी मार्केट में भी नुमाया तौर पर देखे जा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गए हैं जी सोने के प्राइस जो कि मैंने आपके साथ में जो है अभी शेयर किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं हम कि भाई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आजकल कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में उन्होंने करना क्या है, उनकी जो प्लानिंग है वो होगी क्या। अच्छा जी, तो इस हवाले से जो है मैं आपके साथ में ख़बर शेयर करती हूँ, और ये जो ख़बर है ये कुछ इस तरीके से है कि जिन लोगों ने भी अब अप्लाई किया हुआ था कॉलेजेस में, जो इंटर के स्टूडेंट्स थे उन्होंने जिन कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ था वहाँ की जो लिस्ट है डेफिनेटली वो आ चुकी है, जिसको कहते हैं स्कैप फॉर्म। अगर आप लोगों ने स्कैप फॉर्म फिल किया था तो उसके लिए अब खबर कुछ इस तरीके से है कि अब 25 जुलाई तक आप लोगों को वहाँ पर जाकर अगर एडमिशन चाहिए तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। 25 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। तो जिन जिन लोगों ने स्कैप फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन, उसके थ्रू उनके जिस जिस कॉलेज में भी नाम आए हैं वहाँ पर जाकर वो जो है पूछ सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है। तो मुकर्ररा तारीख पर कंफर्मेशन ना करवाने की सूरत में दाखिला मुकम्मल तसव्वुर नहीं होगा। महकमा कॉलेज एजुकेशन कंफर्मेशन मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। करीबी कॉलेज या फैसिलिटेशन सेंटर से फौरी रुजू करने की हिदायत। हेल्प डेस्क से मालूमात लेकर दाखिले की तस्दीक कराने की भी हिदायत की गई है। कॉलेजेस में इंटर साल अव्वल की क्लासेस का आगाज़ 1 अगस्त से होगा। तो जनाब ये वो सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। तो जल्दी से जाइए, टाइम ज़ाया मत करें। अगर स्कैप फॉर्म भरने के बाद आप लोगों का नाम आ गया है तो भाई क्यों नहीं जा रहे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, गो एंड गेट योर एडमिशन। आगे बढ़ते हैं और कराची शहर के मसाइल की बात करते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारी, लेकिन मसाइल जो कि तू हैं वही बिजली, गैस, पानी के मसाइल, और आए दिन की खबरें रिपोर्ट होती हैं कि कराची में पानी का मसला है, कराची में बिजली का मसला है, कराची में गैस का मसला है। तो दुनिया के मेट्रोपॉलिटन शहरों में शुमार होने वाले शहर कराची में गैस बिजली के मसाइल बदस्तूर हैं। अच्छा जी, गैस मसाइल से मुतासरा इलाकों में जो इलाके शामिल हैं उसमें है मवाजगोट, उसमें है जहांगीराबाद, औरंगी, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके। शहर में एलानिया बिजली की लोड मैनेजमेंट की जा रही है। मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, कायदाबाद बेशतर इलाके जो है यहाँ पर भी बिजली की जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है। अच्छा जी, तो ये है सूरत हाल। अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं कि टुडेज़ हियरिंग, विल टॉक अबाउट टुडेज़ हियरिंग। आज कौन कौन सी समातें हैं सिंध हाई कोर्ट में। तो सिंध हाई कोर्ट में जो है आज अहम समातें हैं, और ये जो अहम समातें हैं ये आइनी और रेगुलर बेंच के रूबरू मुख्तलिफ केसेस की समात होगी। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात, दरख्वास्त ज़मानत पर समात होगी। सिंध टैक्स और सेल्स टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात होगी। दरख्वास्तों पर समात जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। इसके अलावा जो है दरख्वास्त पर समात जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। अच्छा जी, तो ये तो हो गई हमारी सिटी अपडेट्स। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे आपके साथ में शेयर टॉप स्टोरीज। दुनिया भर में क्या हो रहा है, ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया, दोबारा से इंडिया में परेशानी शुरू हो गई है, और ये क्या कह रहा है अमेरिका, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब न्यूज़ सेशन में खुशामदीद, और इस वक्त हमारे करस्पॉन्डेंट खुर्शीद भाई ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है। खुर्शीद भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये बताएं खुर्शीद भाई कि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल। और कुछ लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि आपका मूड खराब हो जाए। कुछ लोग जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको इस तरीके से आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों ने ना, जिस तरह मैं हमेशा अपने इंट्रो में कहती हूँ कि हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, किसी किस्म की जो है वो आपने
फिक्र नहीं करनी, हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो टेंशन खत्म होगी, दिन अच्छा गुजरेगा। अच्छा जनाब, अच्छे दिन के साथ जो है कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिनसे बताते हुए, जिनके बारे में जिक्र करते हुए भी ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जैसे कि आप देखिए कि कभी भी कुछ इस तरह की बात होती है तो हम आपको बताते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कोई बिल्डिंग गिर गई, तो आज अनफॉर्चुनेटली दोनों जगहों पर जो है ये वाक़यात हुए हैं। और एक वाक़या हुआ है कराची में, औरंगी में, जहाँ पर जो है एक बिल्डिंग ये कोलैप्स हुई थी। अच्छा, अब इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर केरियो से। जी मीर केरियो, अपडेट कीजिए। जी सबा, हम इस वक्त कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में मौजूद हैं। ये कराची में एक और घर की छत गिरने की वजह से एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि ये कराची का इलाका 2.5 नंबर कोरंगी है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएं कि ये 80 गज़ पर बना ये जो है 2 फ्लोर का एक फ्लैट है जिसकी छत रात फजर के वक्त गिर गई, जिसके नतीजे में एक बताया जा रहा है कि तकरीबन 16 से 17 साल बच्ची जिसकी जो शनाख्त है वो बुशरा के नाम से हुई, जबकि एक 13 साल बच्चा इसमें जख्मी हुआ है। लड़की जो है मलबे तले दबकर जान बहक हो गई, जबकि जो कमसन बच्चा था उसको मलबे तले से जो है निकाल दिया गया है। ये देखा जाए तो एक 80 गज़ पर बनाए के एक छोटा सा गुंजान आबादी में एक मकान है जिसकी छत रात गिरने की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची में इस तरह की सबा अगर बात की जाए तो ये इसी महीने में तीसरा वाक़या है। इसी तरह कराची के मुतअद्दिद इलाकों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मखदूश करार दी गई इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो तेज़ कर दी गई हैं, लेकिन कई इलाकों में ताहाल ऐसी इमारतें हैं जिनके गिरने का भी खतरा है। चूँकि मानसून का मौसम है, बारिशें अगर होती हैं तो इस तरह की जो गुंजान आबादी वाले मखदूश करार दी गई इमारतें हैं वो गिरने से मज़ीद वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। जी सर। चलिए जी, मीर केरियो हमें अपडेट कर रहे थे कि ये सूरत हाल है और इस तरह की जो इमारतें हैं या इस तरह की जो मखदूश इमारतें, इनके बारे में आए दिन जो है वो इस तरह की खबरें सामने आती हैं और फिर बहुत अफसोस होता है, इंतहा से ज़्यादा अफसोस होता है। अच्छा जी, एक और ख़बर है जिसके साथ जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, यह है कराची एयरपोर्ट से रिलेटेड। कराची एयरपोर्ट पर सामान चोरी होने का इल्ज़ाम है, एक मुलाजिम ज़ेरे हिरासत है। अच्छा जी, कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का सामान चोरी करने के इल्ज़ाम में कौमी एयरलाइन के एक मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया है। खातून मुसाफिर ने कराची एयरपोर्ट इंतजामिया को अपना सामान चोरी होने की शिकायत की थी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने CCTV की मदद से मुलाजिम को हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक पकड़ा गया मुलाजिम शोबा इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखता है। पकड़ने के दौरान हाथापाई भी हुई। ज़ेरे हिरासत मुलाजिम को ASF के हवाले कर दिया गया। मुलाजिम का एयरपोर्ट एंट्री पास जब्त करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। अच्छा जनाब, खुर्शीद भाई, ये क्या सिनारियो है और इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है? देखें, इस तरह के वाक़यात बहुत कम हमारे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर होते हैं और ये कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ है जो सामान चोरी हुआ है। अलबत्ता होता ये है कि अगर सामान किसी मुसाफिर का रह जाए एयरपोर्ट पर, किसी का बैग, किसी के पैसे, मुतादिद ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसमें एयरपोर्ट का अमला, उसमें खा वो ASF का अमला हो, वहाँ पर तैनात कस्टम का अमला हो, तो वो सामान वो महफूज रख लेता है और CCTV की मदद से वो देखते हैं किस पैसेंजर का ये सामान है। अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है तो फिर वो उससे रब्ता भी कर लेते हैं, लेकिन वो सामान महफूज कर लेते हैं। वो 1-8 घंटे में दोबारा से एयरपोर्ट इंतजामिया से रब्ता करता है मुसाफिर, तो उसको सामान और बाहिफाजत उसके हवाले कर दिया जाता है। बदकिस्मती कह लीजिए कि ये वाक़या कैसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और माजी में कोई ऐसा वाक़या किसी भी एहलकार के मुलविस होने का उसमें कोई ऐसा वाक़या हमें नहीं मिलता कि कोई एहलकार उसमें मुलविस हो कि किसी पैसेंजर का उसने सामान चोरी किया हो। बस ये एक वाक़या मैं समझता हूँ है ये, और इस पर भी तहकीकात हो रही हैं कि क्यों सामान उसने उठाया और क्यों चोरी किया, इस पर भी शुबा है। आप ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन सारे मामला होंगे, वरना आप यकीन करें कि कोयटा एयरपोर्ट का मामला हो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मामला हो, इसके अलावा फिर कराची एयरपोर्ट का मामला हो, यहाँ से हमने ऐसी खबरें भी रिपोर्ट की हैं कि हज़ारों डॉलर्स भी और उनका सामान, ज्वेलरी, सोने के क्या जेवर, वो भी तक भी है वो लोगों ने वापस की है। तो इस तरह की मिसालें भी मिलती हैं। तो ये एक वाक़या मैं समझता हूँ इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो देखते हैं क्या फैक्ट फाइंडिंग आती है, क्या फैक्ट्स फाइंडिंग आते हैं। अच्छा जी, एक और खबर है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और ये खबर है ज़बरदस्त खबर। ये खबर है एहसान रमज़ान के हवाले से। जी हाँ, एहसान रमज़ान वर्ल्ड इंटर 21 स्नूकर के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो कांग्रेट्स एहसान, और पाकिस्तानी इसी तरीके से जो है जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा जी, पाकिस्तान के एहसान रमज़ान वर्ल्ड इंटर
21 स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और जनाब, जब ये नाम रोशन करके आते हैं ना खुर्शीद भाई, तो बड़ी खुशी होती है और इस तरीके की अचीवमेंट्स जो है ना पाकिस्तान को आगे लेके जा रही होती हैं। अच्छा जी, एहसान की जो जीत का स्कोर है वो है 70, 54, 70, 0, 107, फिर उसके बाद 72, 32, 106 और फिर उसके बाद 8, 64। एहसान रमज़ान और शाहिद आफ्ताब ने IBSF वर्ल्ड 6 रीड के प्री क्वार्टर में भी जगह बना ली है। अच्छा जी, ये जो वर्ल्ड 6 रीड है इसमें भी इन्होंने अपनी जगह जो है वो पक्की कर ली है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एहसान जो है इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, एक और खबर है जो कि मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, एंड इट्स अबाउट अमेरिका, और ये यूनिसेफ से रिलेटेड है कि अमेरिका का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ से अलहदगी का ऐलान। अच्छा जी, इसराइल मुखालिफ जज्बात का प्रचार करने का इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार करने का जो है वो ऐलान करने का ऐलान कर दिया है कि वो अलहदा हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तर्जुमान महकमा ख़ारजा टेमी ब्रोस का कहना है कि तालीम, साइंस और सकाफ़त से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की इस तंजीम यूनेस्को में शमूलियत जारी रखना अमेरिका के कौमी मुफाद में नहीं है। अमेरिका का दावा है कि यूनेस्को समाजी और सकाफ़ती सतह पर तफरीक पैदा करने वाली पॉलिसीज़ को बढ़ावा देता है। ये इदारा एक ऐसे नज़रियाती एजेंडे का भी प्रचार करता है जो अमेरिका फ़ोर्स खारजा पॉलिसी से मुतज़ाद। ये भी कि यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना संगीन मसला है जो कि अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी है और तंजीम में इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ फैलाने का ज़रिया बना हुआ है। अच्छा जनाब, ये तो एक खबर है। इसके अलावा जो है एक और खबर है और बड़ी ज़बरदस्त खबर है और वो ट्रंप से रिलेटेड ही खबर है। खुर्शीद भाई, वो खबर कुछ इस तरीके से है कि जो अमेरिका के जो सदर है ट्रंप, इससे पहले भी वो 5 तैयारे गिराने का कह चुके हैं। अब दोबारा उन्होंने कह दिया हाँ जी, पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इंडिया के तैयारे गिराए गए, जिसके ऊपर इंडिया में शदीद तनकीद का जो है वो सिलसिला जारी है और इंडिया में जो है वो परेशानी लाक हो चुकी है कि जी ये हो क्या रहा है। मतलब ट्रंप भी बार बार कहे जा रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात का एतराफ़ कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप के इस तरह से दोबारा एम्फेसाइज करने से मज़ीद इंडिया में कितना और कियोस फैल रहा होगा? बल्कि बहुत सारे लोगों के जो है इंडिया में जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनसे जो है बड़ी नफरत सी होती जा रही है। वो कहते जी ये ट्रंप क्या कर रहे हैं, हमारा जो मोदी है वो तो बड़ा इनके साथ में दोस्तियाँ कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार ने बहुत दाव पेच लड़ाए हैं ट्रंप से दोस्ती को मज़ीद पुख्ता करने के लिए, लेकिन अंकल साहब जो है ना इस वक्त नाराज़ नज़र आते हैं। थोड़े से नाराज़ हैं भारतीय सरकार से, क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो कर नहीं रहे और फिर उनकी बेस्ट फॉलोइंग में से थे, ट्रंप की फॉलोइंग में से थे मोदी, और मोदी ने जो है वो पसपाई इख्तियार कर ली पाकिस्तान से। तो ज़ाहिर है अब अंकल साहब नाराज़ ही होंगे और क्या होंगे। उसके अलावा जो आपने पहले खबर शेयर की यूनेस्को की वो भी बड़ी, देखें अमेरिका ने ये तय कर लिया है कि गज़ा में, फ़लस्तीन में जो मासूम बच्चे हैं उनकी हिफाजत के लिए या उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई भी शख्स या कोई भी तंजीम है, कोई भी मुल्क है, वो अगर आगे बढ़ेगा तो वो उसकी मुखालफत करेगा। देखें पाकिस्तान में जो पोलियो वाला मामला है ना, बड़ी बात तो बड़ी सख्त है, तो इसकी फ़िक्र लाहक है हमारे जो सॉफ्टवेयर के बड़े वो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनको, तो वो उनको बड़ी फ़िक्र लाहक है कि पाकिस्तान में कोई बच्चा पोलियो का शिकार ना हो। लेकिन आप देखें कि दूसरी तरफ गज़ा में हज़ारों बच्चे माजूर हो गए, हज़ारों बच्चे जो है वो भूख से मर गए। और इस वक्त कल तो एक बड़ी ख़तरनाक खबर आई थी कि सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो भूख का शिकार है और भूख की वजह से वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। देखें आप, यही वो हुकूक़ आज़ादी है, वो आज़ादी राय है जिसके ऊपर कदगन लगाई जा रही है, जिसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। और गज़ा और फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमान जो मैं समझता हूँ पत्थर से मुकाबला कर रहे हैं और भूख से मुकाबला कर रहे हैं, पानी नहीं है उनके पास, फिर जो आलमी सतह पर इस खित्ते के लोग जो उनकी इमदाद के लिए सामान भेज रहे हैं, उस सामान के पर भी वो पाबंदी लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अंकल साम जो हैं वो अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको हमेशा चाहते हैं कि वो बिगड़ी रहे और जो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा तो फिर वो मैं समझता हूँ उसके खिलाफ है। तो ये उनको सोचना चाहिए, एक बड़ा मुल्क है और बड़ी वफादारी का उसको सामना करना चाहिए, बड़े दिल का, बड़े दिमाग का, कि वो भी बच्चे हैं, मासूम हैं और बच्चे देखिए सबके साझे होते हैं और बड़े छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे हैं वो माजूर हो गए और वो भूख से बिलबिला रहे हैं। तो समझता हूँ अमेरिका को इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, अगर वो इसराइल की इमदाद चाहता है तो वो अपना जो जबूरी राय है वो अख्तियार करे, लेकिन ये जो बमबारी है, ये जो भूख से बच्चे मर रहे हैं,
इसके ऊपर नज़रसानी ज़रूर उनको करनी चाहिए। इसके ऊपर नज़रसानी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए और डेफिनेटली ये इस तरह की चीज़ें कि इसके ऊपर उन्हें देखना चाहिए। अच्छा, ये गज़ा की सूरत हाल इस तरह से भी है खुर्शीद भाई कि जो सहाफ़ी हैं कई, वो भी वहाँ पर अब भूख का शिकार हो रहे हैं। उनके हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो भी जो है वो सही उनको खाना पीना नहीं मिल पा रहा, इमदादी सामान नहीं पहुँच पा रहा ना। हाँ, इमदादी सामान नहीं पहुँच पा रहा। और बात वही है सारी की जो सूरत हाल है वो बड़ा वहाँ पर एक क्योस जो है वो क्रिएट हुआ है। तो देखें जी, ये दोनों खबरें हमने आपके साथ में शेयर की, टॉप स्टोरीज थी कि जिस तरीके से अमेरिका की जानिब से कहा गया कि अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। सेकंड ये कि ट्रंप ने दोबारा से इस बात का एतराफ़ किया और वो बार बार ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जिस तरीके से कि तैयारे गिराए गए, तो एक तरह का ये जो है बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब है। बिल्कुल जवाब है और पाकिस्तान की फतह का ऐलान है। ये पाकिस्तान की बिल्कुल फतह का ऐलान है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, उसमें ये होता है कि इंडिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो ये तमाम तर जो बातें हैं, ये तमाम तर जो सारा कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में उनके खिलाफ, उसके लिए जो है वो उसके अगेंस्ट कोई एजेंडा बनाए, कोई सोशल कैंपेन करे, किसी किस्म से वो अपने बॉलीवुड के स्टार्स को मिला के कुछ ना कुछ करे। हत्ता कि ये कि अभी जो चैम्पियंस लीग थी उसमें भी वो पीछे हट गए और चैंपियंस लीग में भी जो है उनको समझ में नहीं आ रही थी कि चैंपियंस लीग में भी करना क्या है। वो लोग वहाँ पर पहुँच गए, उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा कि हम नहीं खेल रहे, जिसके ऊपर जो शाहिद आफरीदी उन्होंने कहा कि भाई फिर आपने तो पहले अग्री किया, फिर उसके बाद आपने डिसअग्री किया, हम नहीं खेल रहे। तो अब ये है कि भागने के जितने पैदरे इंडिया इस्तेमाल कर रहा है कोई और नहीं कर रहा। और ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से बार बार ट्रंप जो है इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा है, बार बार ट्रंप जो है इस बारे में कह रहे हैं कि जब हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं, उनकी मुलाकात जब हुई ट्रंप से, तो बाद में ये स्टेटमेंट सामने आया कि मुझे लगा कि जैसे मैं किसी जर्नल से बात कर रहा हूँ, वाकई एक जर्नल से कहा कि मुझे लगा कि वाकई मैं किसी वो बड़े मुतासिर हुए और मुतासिर कुन वो लम्हात थे, कहने लगे कि भाई मुझे लगा कि मैं वाकई किसी जर्नल से बात कर रहा हूँ और फातेह जर्नल से बात कर रहा हूँ। तो उससे देखें कि एक सुपर पावर और हमारा सुपर पावर तो अल्लाह है। हम तो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और वो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, हमारी सॉवरेनिटी। तो देखें उन्होंने कहा, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक दुनिया का सुपर पावर ये कह रहा है कि वाकई मैं किसी जर्नल से बात कर रहा हूँ और वो भी फातेह जर्नल। तो ये हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है, खुशी का मकाम है कि अल्लाह ताला ने ये हमारे सिपह सलार को ये इज्जत बख्शी, ये इज्जत हमारे नवाजी है। पास दुनिया की बेस्ट फौज है, हमारे पास दुनिया के बेस्ट तरीन लोग हैं। और आप यकीन करें कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर जोन के बाद जो पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान का जो नाम है दुनिया भर में गया है ना, दैट्स अमेजिंग। हमारा पासपोर्ट देखिए कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पाकिस्तानी जब किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे होते हैं उनके हवाले से आप देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो नारे लग रहे होते हैं और कितनी ज़बरदस्त जो है उनकी पज़ीराई हो रही होती है। खुद शर्जील मेमन ने कहा था, हाँ, जब वो दुबई एयरपोर्ट वो ये कह रहे मेरा ग्रीन पासपोर्ट देख के मुझे कहा सिक्योरिटी का आप किस तरफ आ जाए, बिल्कुल बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से कहा था। तो यू नो बात वही है कि जो एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है ना, वही ये कदर जानता है कि अपने मुल्क की, अपने वतन की डिग्निटी क्या होती है, उसकी कदर क्या होती है। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सैलाब से रिलेटेड और ये फ्लड सिचुएशन जो है ये किस हद तक पहुंची है, क्या हालात हैं, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ बात करते जी वीज़ा पॉलिसीज़ की। जी हाँ, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। और ये जो अच्छी खबर है ये क्या है जनाब? ये अच्छी खबर है दुबई से रिलेटेड वीज़ा पॉलिसीज़ में जो है वो आई है नई खबर। और नई खबर कुछ इस तरीके से है जनाब कि पाकिस्तानियों के लिए 5 साला यूएई वीज़ा पॉलिसी की मंजूरी एक और तारीखी पेशरफ्त है। जी हाँ, इमारती कौंसल जनरल बखीत अतीकुर रुमैती का ऐसा कहना है कि पाकिस्तानियों के लिए यूएई में रोज़गार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज़ कि अब जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए यूएई में रोज़गार के दरवाजे खुलेंगे। और डेफिनेटली उन्होंने ये कहा है, जो हमारे जो गवर्नर सिंध है उनका ये कहना है कि मैं मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर मोहतरम अम्माद अबीदुज़्ज़हबी और इमारती हुकूमत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस अमल पर भरपूर ताउन किया है। हमारे जो गवर्नर सिंध हैं उनका ये कहना है कि इमाराती सफ़ीर की जानिब से मेरे किरदार को सराहना मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है। अच्छा जी, ये कितनी अच्छी खबर है उन पाकिस्तानियों के लिए, दे वांट टू वर्क इन दुबई। बिल्कुल ऐसी है कि गुज़िश्ता कई सालों से ये मामला ज़ेर बहस था कि पाकिस्तानियों के वीज़े उनको दिए जाएं या ना दिए जाएं। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान से जो लोग जा रहे थे, जो हमारा जनूबी पंजाब है, वहाँ से कुछ लोग जा रहे थे, उन्होंने जाके ज़ाहिर वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको बायलॉज को उन्होंने बाईपास किया और कुछ लोग जाके काम करते फिर बाद में वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो दुबई में कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि उन्होंने
शाही फैमिली से जो है वो भीख मांग ली। हाँ। तो फिर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन जब हुई, वहाँ तो बहुत ज़्यादा CCTV कैमराज और सेफ सिटीज़ हैं, तो उन्होंने महसूस की जब उसकी इन्वेस्टिगेट हुई उस वाक़े की, तो उसका ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से था। और फिर उसके बाद जो है वो इस पर सख्ती होना शुरू हुई है। और इसी तरह जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो जाते हैं, कश्तियों के ज़रिए जाते हैं, पहाड़ों के ज़रिए जाते हैं बाय रास्ता, और वो इलीगल होते हैं। तो उसकी भी एक तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की जो एक बका है उसके ऊपर भी एक ज़रब आ रही थी। तो इसमें फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी साहब, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, इन्होंने फिर जो सब अमारती सफ़ीर थे उनसे गुफ्तगू की। और ये गुफ्तगू एक दिन की नहीं थी, मुख्तलिफ़ औकात में ये गुफ्तगू और बातचीत का सिलसिला जारी रहा। और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जो कौंसल जनरल है UAE के बखीत अतीक अल रुमैती और अमारती सफ़ीर हमाद उबैद अबुज़ाबी, तो वो भी जब गवर्नर हाउस आए और बड़ा अच्छा मौका था, क्योंकि उन्होंने गवर्नर सिंह को मुबारकबाद देनी थी, हज करके आए थे, वो हज की मुबारकबाद देनी थी। तो उस मुलाकात में ही वो ये बात तय हुई कि अब तो भाई पाकिस्तानियों के वीज़े खोल दें। तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, अब पाकिस्तान के लिए हम ये राह हमवार करते हैं कि दोबारा से कोई ऐसी गलती ना हो। हाँ। तो वो लोग, मैं समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम तमाम उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो भी खा वो नौजवान हो या टेक्निकल तरीके से मुल्क से बाहर जा रहा हो, खा वो दुबई जा रहा हो, US जा रहा हो, अमेरिका जा रहा हो, जब मुल्क के किसी भी कोने में जाए, लेकिन पाकिस्तान का जो नाम है उसको रोशन करे। और मैं जो हमारी यूथ है उससे ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा कि आप जो है वो लीगल वे अपनाएं और लीगल वे अपना के वीज़ा अप्लाई करें और फिर जो है वो मुल्क से बाहर जाएं। किसी एजेंट की झांसे में ना आए और किसी ऐसी शख्सियत जो आपको ये कह दे कि भाई मैं तो आपका वीज़ा जो है वो 10 दिन में लगवा दूंगा, तो किसी की उसमें मलम्मा साजी में ना आए और लीगल वे अपनाएं, एम्बेसी को अप्रोच करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, प्रॉपर वे में मुल्क से बाहर जाएं, प्रॉपर वे में इज़्ज़त से वहाँ पर रोज़गार कमाएं, मुल्क का नाम भी रोशन करें और अपने माशी मुस्तकबिल को भी रोशन करें। माशी मुस्तकबिल को भी जो है वो रोशन करें। अच्छा जी, एक और खबर जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, इट्स अबाउट IPL। यस भाई, पैसों की चमक वाला इंडियन प्रीमियर लीग खिलाड़ियों की सेहत के लिए अब नुकसानदेह बनता जा रहा है। अच्छा जी, अब क्यों नुकसानदेह बनता जा रहा है ये जान लेते हैं कि भाई कोलकाता में मैच के दौरान गैर मुल्की खिलाड़ी शदीद गर्म मौसम के बायस ज़मीन पर लेटे हुए हैं। अब ये क्यों लेटे हुए हैं? अब ये जब तस्वीर शेयर हुई ना, तो लोगों को ये क्योस क्रिएट हुआ कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसके बाद जो ये तस्वीर शेयर हुई तो लोगों ने देखना शुरू किया। अच्छा, एक बरतानवी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2025 में होने वाले IPL के मैचेस में माहौलियाती फ़िज़ा हौसला अफजा नहीं थी। इसके बरक्स पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के दौरान जो है मौसमी हालात का डेटा ये जाहिर करता है कि PSL के दौरान जो माहौल है IPL के मुकाबले में वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, अब ये जो बरतानवी इदारा है BASIS, इसने माहौलियाती तब्दीली के क्रिकेट पर जो असरात हैं उसके हवाले से ये खबर नशर की, बताया कि अब ये उनकी रिपोर्ट है कि IPL के दौरान मौसमी हालात और आलूदा माहौल जो है उसकी उन्होंने निशानदेही की। उन्होंने कहा जी खिलाड़ियों के लिए इतना टफ हो रहा है सिचुएशन में काम करना, ये मौसमी हालात जो हैं इतने ज़्यादा टफ हो रहे हैं, तो फिर जो है उनकी जानिब से ये रिपोर्ट शेयर की गई। अच्छा, अब इदारे ने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी डेटा इकट्ठा किया जो कि डेफिनेटली उन्होंने शेयर किया। फिर उसके बाद जो है दोनों का जब ये कंपैरिजन किया गया है तो IPL के मुकाबले में जो है वो PSL वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा। तो आप देखें कि इंडिया के लिए एक के बाद एक जो है ना वो बुरी खबरों का सामना इंडिया को करना पड़ रहा होता है, चाहे IPL हो, फिर चाहे IPL के अंदर पैदा होने वाले जितने भी क्योस हों, फिर आपस में उनके जो क्रिकेटर्स हैं उनके कितने ज़्यादा झगड़े हैं। वहाँ पर कोहली का क्रिटिसिज्म देखें, फिर आप रोहित शर्मा के हवाले से देखें, फिर उसके अलावा जो उनके दीगर जो प्लेयर्स हैं और ख़ुद वहाँ पर जो उनका जो BCCI का बोर्ड है वो किस तरीके से फैसले करता है। खिलाड़ी उससे जो है वो मुतमईन होते हैं नहीं होते हैं, पहले वो अपने खिलाड़ियों को जो है वो भेज देते हैं, फिर उसके बाद उनमें से जो 2 खिलाड़ी हैं वो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में भी हैं, तो उनको फिर याद आता नहीं अगर हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स तो काफ़ी अर्से से ही बैंड उन्होंने किए हुए, तो इंडिया कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। लेकिन इस दफ़ा इंडिया का अपना जो मौका है, मतलब वो कहते हैं ना चालाकी का अंजाम ये होता है कि चालाकी आपके अपने ही गले में आ जाती है। तो जितने भी मतलब इंडिया ने ट्रिक्स की हैं अब तक, जितने भी इंडिया ने आइसोलेट करने की कोशिश की है पाकिस्तान को, हर जगह से उनको मुँह की खानी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, दरियाए सिंध में जो है वो सैलाब के हवाले से बात करते हैं, दरियाए चनाब की बात करते हैं, क्योंकि ये जो फ्लड है
अब इसकी सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और आए दिन हम सुन रहे हैं। अभी कल भी हमने देखा था कि जो एक वाक़या हुआ बाप बेटी वाला, और फिर दूसरी बात ये कि जो हालात हैं इस वक्त वो ये हैं कि लोगों को, कल भी खुर्शीद भाई हमने अपने शो पे बताया, कल भी पूरा दिन यही स्टोरीज़ जो हैं वो सारे न्यूज़ पे शेयर हुई, लेकिन सबसे पहले सिटी 21 में हमने आपको बताया कि भाई आपने एहतियात बरतनी है, इधर इधर फ्लड की सिचुएशन है, आपने उन लैंडस्लाइडिंग वाले इलाकों में नहीं जाना, अवाम ने एहतियात बरतनी है। कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, एरियाज़ जो होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो दरियाए चनाब में हेड मराला और हेड कादराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तौसा और गुड्डू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। एनडीएमए के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में मजीद 21 अफराद जाँ बहक हो गए और 6 हो गए हैं जख्मी। ये सूरत हाल है खुर्शीद भाई, इस पर क्या कहेंगे? मजमूई तौर पर जो फैक्ट एंड फिगर ये है कि 221 अफराद जो है वो इसमें जाँ बहक हुए हैं। हाँ। इस जो फ्लड की सिचुएशन है मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। हाँ। उसके अलावा 590 से ज़ायद जो है वो अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं, और इसके अलावा तकरीबन कोई 150 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। हाँ। और कश्मीर, फिर गिलगित बल्तिस्तान, केपी, पंजाब और सिंध में भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक हलाकत हुई है। और एनडीएमए ने, पीडीएमए, तमाम जो इनकी अपनी मजमूई जो कोलैबोरेशन है उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी तशवीश का इजहार किया है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग हाँ। जो इस वक्त सयाहती मकामात पर हैं, हाँ। तो उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो एहतियात बरतें और किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ बारिश हो और वो लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा हो तो वहाँ जाने से गुरेज करें। उसके अलावा एक चीज़ और, हमारे यहाँ नौजवानों में, यूथ में एक बड़ी क्रेज़ी है कि वो सेल्फ़ी लोग लेते हैं। तो वो सेल्फ़ी की वजह से जो है वो दूर दराज मकामात पर भी चले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी यूनिक जगह से सेल्फ़ी हो जहाँ से वो बिल्कुल यूनिक नज़र आए। भाई अपनी जान प्यारी है, आप जान की भी हिफाजत करें और ऐसी किसी लैंडस्लाइडिंग की जगह पे मत चढ़ें जहाँ से वो पत्थर या कोई पहाड़ी जो हिस्सा है वो गिर कर जो है वो आपको हलाक ना कर दे, आपकी जान जो है वो ना ज़ाया हो जाए। फिर जो हमारे जो दरिया हैं मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर बहुत सारी आबशार ऐसी हैं जहाँ से दरिया बह रहा होता है, तो वहाँ भी लोग जो है वो कुछ उन्होंने पिकनिक पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं, तो वहाँ वो चाय पी रहे होते हैं और खाना वाना खा रहे होते हैं। तो इस तरह भी गुरेज करें, क्योंकि ये जो सवाद दरिया है इससे मुल्हिका बहुत सारी होटल्स हैं और बहुत सारे सयाहती मकामात उन्होंने बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल हैं वो भी, तो वहाँ जाने से भी गुरेज करें। और पूरी जो खुर्शीद भाई, क्योंकि अब ये एरियाज अनएक्सपेक्टेड होते हैं, अब यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और स्पेशली जब ये वाला सीज़न होता है मॉनसून का, तो इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आती हैं। हम कल भी ये बात कर रहे थे, इससे पहले भी अच्छा उससे पहले वाले सिटी 10 के शो में भी हमने बताया था कि किस तरीके से हेड मराला पर जो है वो कितनी सतह बुलंद हो गई है। दरियाए सिंध में क्या हुआ है कि दरियाए सिंध में तो जो मुताल्लिका हुकाम थे उनकी छुट्टियां भी जो है वो कैंसिल कर दी थी कि नहीं भाई वहाँ से मुकामी जो आबादी थी उनको भी खाली करा दिया था। रिस्क फैक्टर के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट मुतारिक थी। अब ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, नारान है, कागान है, दरिया चनाब है, या फिर झेलम है, या फिर जो दीगर ऐसे एरियाज़ हैं, इनफैक्ट जो गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरह से ये जो लैंडस्लाइडिंग है या इस तरह के जो मामलात होते हैं, वहाँ पर चले जो उनके मुकामी रिहायशी हैं ना, वो उस वेदर कंडीशन से बहुत जानते हैं, वाकिफ़ होते हैं। लेकिन जो यहाँ से घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं, असल इम्तहान उनका होता है। तो उनके लिए हम अपील करते हैं कि भाई आप लोग इन हालात में, जब आपको बताया था कि भाई कल भी बाबूसर टाप पर जो है वो ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई थी, तो अपनी फैमिलीज़ के साथ या अकेले इन जगहों पर जाने का इन टाइमिंग्स में रिस्क ना लें, क्योंकि फिर वही होता है कि रेस्क्यू करना भी इन जगहों पर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, फिर जाना, लोगों को सेव करना, तो ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। चलिए जी, इस पर होगी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सैलाब की, फ्लड की, और ये ओवरऑल जो सिचुएशन है हमारे यहाँ, इस सिचुएशन में ना ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा शौक से प्लान बनाते हैं।
अच्छा खुर्शीद भाई, ये बताएं कि आप इन एरियाज़ में गए, नॉर्दर्न जी एरियाज़ में? मैं बहुत मरतबा किन गया। किन किन टाइमिंग्स पे गए हैं, किस मौसम पे गए हैं, और क्या अभी कभी आपने ऐसा कुछ विटनेस किया है कि आपने देखा हो सराउंडिंग में आपके होते हुए कहीं पर कोई लैंडस्लाइडिंग हुई हो या इस तरह से हुआ? क्या होता है जनरली जब वहाँ पर कोई खुद मौजूद हो और अपनी आंखों से मनाजिर देख रहा हो? खुद आपके ऊपर क्या असर पड़ता है जब लोग वहाँ पर देखिए, मौजूद होते हैं? आपके दिमाग पे असर पड़ता है क्योंकि आप इतने हैबतनाक मनाजिर देख रहे होते हैं। देखिए, लैंडस्लाइडिंग का तो कोई इल्म नहीं होता इंसान को कि वो किसी वक्त भी पहाड़ से जो है वो कोई भी पत्थर जो है वो गिर सकता है। वो उसकी कैपेसिटी कितनी हो, छोटे पत्थर भी गिर सकते हैं और बड़े पत्थर भी गिर सकते हैं। सही। मैं चित्राल की तरफ जा रहा था तो पहाड़ से तकरीबन बहुत बड़ा पत्थर जो था वो हमारे पहुंचने के थोड़ी देर बाद वो गिर गया, और बहुत बड़ा पत्थर था वो, और उसकी वजह से फिर ज़्यादा मशीनरी, वो तंग रास्ते होते हैं तो फिर मशीनरी आई, फिर वो तकरीबन को घंटों ट्रैफिक जाम रहा, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए उसमें, और किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर जब बारिशें होती हैं वहाँ पे, बारिशों में बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। बारिशों में बहुत ज़्यादा लोग फिर क्या करते हैं कि कहते हैं चले जी इंजॉय करते हैं, कागार नारायण की तरफ या फिर उस मुल्क का जो इलाके हैं, झील सैफुल मलूक हो गई, फिर गिलगित बल्तिस्तान है, बाबू सरटाप है। देखिए यहाँ वेदर वैसे ही अच्छा होता है, तो हम यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो खुश्की के रहने वाले हैं, फिर उस तरफ जाते हैं तो वो जो वेदर है वो हमें वैसे ही अट्रैक्ट करता है। तो फिर वो या तो फिर आपके पास उसका साजो सामान मौजूद हो, ब्लैंकेट मौजूद हो, चादर मौजूद हो, या फिर आप किसी होटल में हो तो उस होटल के अंदर ये मालूम कर लेंगे भाई यहाँ पर हीटर का कोई इंतजाम मौजूद है, ताकि आप उस मौसम का मुकाबला कर सकें। मौसम से आप नहीं लड़ें, जब मौसम से लड़ेंगे तो वो मौसम आपको रिपेल करेगा, आपको नुकसान दे देगा। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि जब बारिश हो रही होती है तो मैं समझता हूँ उस बारिश के मौसम में, बारिश के वक्त में आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर घूमने फिरने भी गए हैं तो कुछ देर आप रुक जाएं, कुछ देर आप स्टे कर लें कहीं भी किसी महफूज मकाम पे, क्योंकि बारिश के वक्त में ज़्यादा जो है वो लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता है, उसमें ज़्यादा जानें ज़ाया जाती हैं। उसमें फिर वो अगर आपकी गाड़ी पर पत्थर आके लग गया तो आपकी गाड़ी भी डैमेज है, फिर आप भी ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर इसी तरह बाबू सरटाप पे जो बर्फ़ानी जो तोदे होते हैं वो गिर जाते हैं, और नहीं कुछ मालूम होता, जैसे झील सैफुल मुलुक जो है वो बाज़ों का जो है वो बिल्कुल जम जाती है, लोग जाके उसके ऊपर जो है वो साइकिलिंग करते हैं और फिर टू व्हील चलाते हैं, और बाज़ों का क्या होता है कोई ऐसा हिस्सा जो कच्चा है, वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमी पूरी, तो आप उसके अंदर पूरे जो है वो धंस जाते हैं। तो इस चीज़ का एडवेंचर ना करें, ऐसे मकामात पे जाके एडवेंचर बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है, और आप बस घूमने फिरने जाएँ तो बस घूम फिर के वापस आ जाएं, बिला वजह अपने आप को किसी मुश्किल में ना डालें, सेल्फी के चक्कर में ना डालें। ये चीज़ आपको को सोचनी होगी और इस पर अमल करना होगा। किसी एडवेंचर में ना पड़ें आप, क्योंकि आप वहाँ के मकामी नहीं हैं, वहाँ के मौसम के आदी नहीं हैं, वहाँ के इलाकों से आपको वाकफियत नहीं है। फिर दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आप जॉगर्स इस्तेमाल करें वहाँ जाके। तो मुझे एक तजर्बा ये हुआ, जब मैं कॉलेज के वक्त में जब मैं गया तो मैंने शलवार कमीज़ पहना हुआ था, जुमे का दिन था, और पेशावरी चप्पल पहनी हुई थी। तो मैं एक खाई थी और डाउन साइड पे पहाड़ था, तो मैं जब उसमें खड़ा हुआ तो अचानक जो है चलता ही गया बस। सही। और इसी तरह बस मुझे ख्याल आया कि नीचे तो बहुत बड़ी खाई है, मेरे सारे जो क्लास फेलो थे मुझे देख रहे थे, तो बस जहन में ख्याल ये आया कि मैं कोहनियों के बल जो गिर जाऊँ ना, जब मैं कोहनियों के बल गिरूंगा तो मुझे मेरी रगड़ लगेगी और मैं बच जाऊंगा। सही। तो फिर अल्लाह का बस यही है कि एहतियात जो है वो आपको करनी चाहिए अपने, जो है वो जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं पता करके जाएं सिचुएशन क्या है, और साथ साथ ये भी देखकर जाएं कि जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर क्या हैं आपके रिहाइश के, फैमिली के साथ, क्योंकि ये जो डेज़ होते हैं ना ये बहुत ख़तरनाक दिन होते हैं। तो इन दिनों में जो है वो देखभाल करके आप अपना प्लान बनाएं ट्रैवलिंग का। चलिए जी, शो में यह वक्त है ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे आपके साथ ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो जनाब अब हम बात करेंगे, आजकल बहुत ज़्यादा इन भी है और आजकल बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड भी है। और क्या होता है कि जब भी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में वोकल होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपको मुख्तलिफ तरीके से देख रहे होते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अपने पॉइंट पर वैलिड हैं तो फिर आप अपने पॉइंट पर वैलिड रहें। फिर अगर आपको कोई हैरेस करता है या आपके साथ कोई किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग करता है तो आप उसकी ब्लैकमेलिंग में ना आएँ। अच्छा, जब आप किसी से भी किसी भी बात पर ब्लैकमेल होते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर हो, वो आपका फैमिली मैटर हो, वो आपका प्रोफेशनल मैटर हो, वो आपका कोई बाहर का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर हो, वो आपका फ्रेंड जोन का कोई मैटर हो, वो आपका इनफैक्ट छोटे से लेके बड़ा भी मैटर हो, और आप उस पर किसी से ब्लैकमेल होते हैं, तो ये बात ज़रूर जहन में रखिए कि उसका भी अल्टीमेटली आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि इन दी एंड नुकसान आपका ही है। सो
ये जो ब्लैकमेल करते हैं इनकी क्या सज़ा है, ये जो हैरेसमेंट करते हैं इसके लिए क्या कानून है, और हैरेसमेंट कितनी तरह की होती है। हैरेसमेंट जो है वो इस तरह से भी होती है कि अगर आपने किसी को कोई काम कहा है, किसी से कोई चीज़ मांगी है या किसी से कोई चीज़ ली है, उसके अगेंस्ट भी आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है। यानी जैसे कि तोहफे के तौर पे आपने किसी को प्रॉपर्टी दे दी। अब आपने जब तोहफे के तौर पे किसी को प्रॉपर्टी दे दी है तो जाहिर है आपने तो तोहफा दे दिया, लेकिन अगर आपको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी पर जो इस्तेमाल है वो नाजायज़ है, वो प्रॉपर्टी जो है वो सही यूज़ नहीं हो रही, वो प्रॉपर्टी जिसको आपने गिफ्ट की है वो लोग वहाँ पर जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और बाद में आप चाह के भी अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले पा रहे होते, उसके लिए क्या रूल है, और अगेंस्ट में वही आपको ब्लैकमेल करें कि क्योंकि आपने तो हमें ये गिफ्ट कर दी तो अब तो आपका ताल्लुक नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयशा यूसुफ भी मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे वकार भाई भी मौजूद हैं जो कि बहुत दिनों बाद इस शो पर आए। आपके कीमती टाइम के लिए शुक्रिया वकार भाई। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड ब्लैकमेलिंग होती है, इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं, इसको आप हैरेसमेंट भी कह सकते हैं, और ज़्यादातर ये जो है वो पैसों के मामलात में, पर्सनल जो ताल्लुकात होते हैं लोगों के, हाँ फ़वाइद लेने के लिए, उसके मामलात में भी ब्लैकमेलिंग होती है। तो सबसे पहले तो ये सवाल ज़रूर इसका जवाब दें कि भाई किसी ने किसी को कोई चीज़ तोहफे में दे दी है, यानी प्रॉपर्टी दे दी है, अब जो प्रॉपर्टी लेने वाले लोग हैं वो निकले इलीगल, वो इस्तेमाल उसका ठीक नहीं कर रहे, तो जिसने दी है वो क्या करे, वो ये कहेगा ना भाई आई नीड बैक, अब मैं वापस तो मैं कैसे वापस लूँ। वो कहते जी आपने तो खुद हमारे नाम की हुई है, तो उसने जो बंदा है उसने नाम की थी तो तब तो उसने ये सोच के नहीं की थी ना, उसने रहम खा के की थी। तो अब जिसने रहम खाया, आपने उसके ऊपर रहम नहीं खाया, तो वो बंदा क्या करे फिर। देखें, अगर जैसे आपने इसका पूछा कि प्रॉपर्टी दे दी है तो उसमें ये देखा जाएगा उसने गिफ्ट दी है, सेल की है, व्हाटएवर, अगर गिफ्ट दी है और उसको बाद में उस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ का जो सही से इसको इस्तेमाल नहीं किया, जैसे आपने पूछा है, तो उसके ऊपर वो अपने तोहफे को तो वापस लेने से रहा। अब वो उसके ऊपर ये कर सकता है उसको कि उसके ऊपर लिटिगेशन में जाना चाहे वो लिटिगेशन में जाए अपना, और उसका इस्तेमाल अगर जिस वे में हो रहा है उस अथॉरिटी को रिपोर्ट करे अपना, कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इस जगह पर हो रही है, कोई वहाँ पर अगर उसका, जैसे दूसरी भी चीज़ों के लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कह लें कि कसीनो तो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, आपने प्रॉपर्टी में कसीनो खोल दिया, लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी आ गया उसमें, उसने अगर किया तो आप अथॉरिटी को रिपोर्ट करके उसके अलावा उस प्रॉपर्टी को अपनी वेकेट करवा दें, वापस अगर आप लेना चाहते हैं, इतना आपका वो ज़र्फ है तो वापस ले सकते हैं, तो आप इट्स अप टू यू। अच्छा, वो मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है, इसमें कुछ नहीं। अच्छा चले जी, तो भाई अगर आप लोग किसी की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह का करते हैं, अच्छा इसके अलावा भी अगर कोई शख्स वैसे भी वापस लेना चाहे कि यार ठीक है ये तो मुझसे गलती हो गई, ये तो मेरी औलाद का हक था और ये तो मैंने हक मार लिया, कैंसिल हो जाता है, हाँ हो जाता है, उसका बताता हूँ। उसमें यह है कि उसके लिए कैंसिलेशन का ना हमारा सिविल प्रोसीजर कोड इस चीज़ की परमिशन देता है कि अगर आपने किसी चीज़ को डिक्लेयर करवाना है, लाइक ये मोबाइल मेरा है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, बोलूंगा कोर्ट इस चीज़ को डिक्लेयर कर दे कि ये मोबाइल मेरा है, कोर्ट मुझे कहेगी कि आप इसकी तमाम डॉक्यूमेंट्स, इसका बॉक्स और ये सारी चीज़ें लाकर प्रूफ करें कि आप इसके मालिक हैं। जब मैंने सारी चीज़ें उनको दे देनी है उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कि हाँ ऐसे ऐसे है, तो उसने मेरे नाम पर डिक्लेयर कर देना कि हाँ ये प्रॉपर्टी इसी शख्स की है, उसके केस में भी जाना है, गिफ्ट कर दिया और अपनी औलाद का हक कैंसिल कर देगा, कोर्ट उसको कैंसिल करके देगी कि हमने जो आपने इसी डेट को एक एग्रीमेंट करके इसको गिफ्ट किया था, ये उस गिफ्ट के एग्रीमेंट को कोर्ट कैंसिल कर रही है, लिहाजा ये ओरिजिनल पोजीशन में आपके पास वैसे ही आएगा जैसे आपके पास पहले था। अच्छा। उसका ऑर्डर होता है, उसका ऑर्डर होता है, अब हमने केस फाइल करना होता है, उसके बाद सारी चीज़ें हमने कोर्ट को प्रोवाइड करनी है कि इस वजह से मैं इसको कैंसिल करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। उसको जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो दोनों पार्टीज़ को सुनकर जिसने वापस लेनी है या जो देगा उसका भी अपना काउंसिल होगा, वो दोनों अपने मैटर को प्रोसीड करेंगे, कोर्ट फिर उसको जो है ना कैंसिल करके उसको ऑर्डर कर देगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी अपने बहन को, भाई को प्रॉपर्टी दे दी है और अपनी औलाद को नहीं दी है, यानी औलाद को देने से मुराद ये कि उसको बाद में ये रियलाइज हुआ कि इस पे तो मेरी औलाद का हक था, लेकिन मैंने गलत जो है वो प्रॉपर्टी दे दी है या गलत गिफ्ट कर दी है, तो वो वापस रीजन सॉलिड होना चाहिए आपके पास कि आप उसको वजह कोर्ट को ऐसी बताएं, ऐसा नहीं कि भाई कल मेरा माइंड और था आज मेरा माइंड और है, सिर्फ सिंपल ये काफ़ी नहीं है। आपने जैसे अब बताया कि मुझे रियलाइज इस वजह से मैं वापस लेना चाह रहा हूँ, इसको कैंसिल करवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स को, कि ये चीज़ जो है ना इनका हक था और मैंने इसको जो है ना ऐसे दे दिया, ठीक, तो वो कोर्ट वापस कर देती है, ठीक है, यानी कि असल वारिस के पास जो है वो प्रॉपर्टी चली जाती है, कोई भी चीज़ हो जैसे लाइक। अच्छा, और जो पेरेंट्स हों वो जिंदा ना हो, उसके बाद अगर औलाद ये क्लेम करे कि ये हमारे वालिद साहब तो इनको दे गई, ये क्या सिलसिला है फिर? उसमें टेक्निकल रीजंस होती हैं,
उसमें आपने ये प्रूफ करना होता है कि आप जो अपना बयानिया लेकर कोर्ट में आए हो कि मेरे वालिद ने जो है ना वो इस वजह से या ये समझते हुए इसको दे दी थी। अब चूंकि वो नहीं रहे, अब हमने ये चीज़ देखी है कि ये चीज़ ऐसे नहीं है जैसे मेरे वालिद साहब ने देखी थी, तो फिर उसके भी इसी कैटेगरी में आएगा जो मैंने बताई, कैंसिलेशन में आएगा। उसको कैंसिलेशन का सूट फाइल करना पड़ेगा, उसमें जाकर उस चीज़ को क्लेम करेगा कोर्ट, उसको अगर सेटिस्फाई होती है। और वही पार्टी फिर अगर ब्लैकमेल करे, अब मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ जो हमारा एक्चुअल पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आ रही हूँ। वही पार्टी के जी ठीक है, आपके फादर ने तो हमें गिफ्ट कर दी, अब वही पार्टी आपको हर्ट करने की कोशिश करे, मतलब आपकी जान लेने की कोशिश करे, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो फिर उसमें वो एक सेपरेट चैप्टर है। ये तो हो गई सिविल के उसमें बात ना, उसने अपना क्लेम कर दिया, वो एक पैरेलल वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। अब बिहाइंड द सीन उसमें ये कह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मैं ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करूँ, चाहे वो क्रिमिनल में इसे हरास करना हो, मतलब उसके घर के बाहर उसने 4 बंदे ला के गार्ड बिठा दिए कि वो यहाँ पर उसका एक्सेस खत्म हो जाए, फिर ब्लैकमेल करना, किसी को पीछे लगा देना, वो पीछे लगा, उसकी रेकी करना, कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, हर तरीके से बिला वजह उसको उसके माइंड पे सवार हो जाना, बिल्कुल उसकी फैमिली में घुस जाना, हाँ मतलब उसको ब्लैकमेल करना या व्हाट्सएप हैक कर लेना किसी का और फिर हैक करके ये उसको ब्लैकमेल करना कि जी ठीक है जी देखें हमारे पास तो आपकी पर्सनल बातें मौजूद हैं तो वी कैन ब्लैकमेल यू। तो इस सिलसिले में क्या होता है? इस सिलसिले में वो अपनी रिपोर्टिंग जो है ना अथॉरिटीज़ हमारी हैं उनको जाके रिपोर्ट करे कि ये मेरे खिलाफ। अच्छा, इसमें ना बाज़ लोग इस वजह से भी इस चीज़ को बर्दाश्त कर जाते हैं, उनको लोगों को था वो कहते हैं हमारा कोर्ट में केस चल रहा था, अब हम और क्या केस करें, उसी का वो इसको बर्दाश्त करते भाई वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, वो वहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है, आप इसको रिपोर्ट करें, इसको अलग से केस बनाकर उसको यहाँ FIR में भी जाएँ, उसके साइबर क्राइम में भी जाएँ, सारी चीज़ें जैसे व्हाट्सअप है तो साइबर क्राइम में मतलब अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। जैसे फिजिकली अगर कोई किसी को वो हरास कर रहा है, मतलब वो मार दाड़ वाला सीन है, कोई ऐसा तो अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो लोग उससे पहले ही बेच देंगे, ये हम पे केस करें तो उससे पहले प्रॉपर्टी बेच दें। हाँ ये देखें, इसमें कानून ये कहता है कि जब हम सूट फाइल करते हैं ना किसी चीज़ को, हमने वापस मैंने प्रॉपर्टी की हमने अभी मिसाल लेके उसको चल रहे हैं कि मैंने अगर उसको वापस लेने के लिए, कैंसिल करने के लिए वहाँ पर वो सूट किया है ना, तो उसको सबसे पहले कोर्ट हमारी एक प्रोविजन के उसको स्टे देती है। स्टे हमारी मैं बताता हूँ रोकने के लिए कि कोई बेच ना सके। अभी तो उसने केस किया ही नहीं, लेकिन उन लोगों को पता चला तो उन्होंने पहले ही प्रॉपर्टी बेच दी, वो फिर भी हो जाता है। उसमें फिर उन दोनों लोगों को पार्टी बनाना पड़ेगा, उन दोनों के ऊपर केस करना पड़ेगा, जिसने बेचा और जिसने खरीदा, दोनों को कोर्ट में ला के खड़ा करना है उसने फिर। अच्छा, यानी कि ये मैटर जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ये कि अगर आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ब्लैकमेल करे तो आप इस तरीके से जो है वो चैप्टर अलग है इसमें, उसमें नहीं आपने रहना कि सिर्फ हमारा यही काम है, हम कोर्ट में बर्दाश्त करें, बस इसको बर्दाश्त नहीं करना। ये बिल्कुल क्लियर है कि आप जो है वो अपनी दी हुई प्रॉपर्टी बड़ी आसानी के साथ किसी से भी वापस ले सकते हैं, चाहे किसी ने जो है वो आपको गिफ्ट की हो या फिर किसी मद में आपको सेल की हो, इस सेंस में कि आपने पैसे ना लिए हो। अच्छा जी, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और मज़ीद इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो आई थिंक हम ब्रेक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे? अच्छा जी, चलें जी ब्रेक पे जाते हैं, तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक। तो बात हो रही है हेरेसमेंट की, प्रॉपर्टी हेरेसमेंट का केस मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अब आ जाते हैं जो ऑफिस के मामलात में, पर्सनल रिलेशनशिप के मामलात में, किसी लड़का या लड़की की रिलेशनशिप के मामलात में, किसी फैमिली में, किसी इस तरह के मामलात में कि लोग तस्वीरों से ब्लैकमेल करते हैं या वीडियोस से ब्लैकमेल करते हैं। आयशा हमारे साथ में बैठी नहीं है। आयशा, ये जो हेरेसमेंट होती है ना, स्पेशली लड़के और लड़कियों के जो आपस के मामलात होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जी दो लोगों की, चलें इस तरह से इसको हम कर लेते हैं कि सोफिस्टिकेटेड वे में कि जी मंगनी हुई और उसके बाद फिर वो मंगनी जो है वो टूट गई, तो फिर बाद में लड़के ने जो है वो लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, या लड़की ने भी इनफैक्ट लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इससे कैसे डील आउट करना चाहिए स्पेशली लड़कियों को? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो लड़कियों में ना डर है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों डरती है कि अगर कोई लड़का या कोई मेल आपको हरास करें तो उनको होता है अगर हमने ये बात वॉइस आउट की तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे किरदार पे बात आएगी, ये सब सोच के वो बर्दाश्त करती रहती हैं। डर निकालना है। और वो जो मर्द है जो हरास कर रहा है, ठीक है, खौफ उस लड़की में है जबकि उस मर्द में होना चाहिए वो खौफ, तो उनमें वो एक, मैं कहती हूँ, तरबियत की भी लैकिंग है। आपको कानून का खौफ नहीं है और प्लस आपको खौफ खुदा भी नहीं है। जिसको खौफ खुदा नहीं है तो फिर उसको सही गलत नहीं, उसको गलत भी सही लगता है। अब लेट्स सपोज आप रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे चीज़ें जो है वो दैट्स गॉट आउट ऑफ हैंड्स और अब वो उनको ब्लैकमेल करे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है
एक बाउंड्री है जो आपने सेट रखनी है। आप अगर ऑफिस स्पेस में भी हैं, ठीक है, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, एक लड़की को समझ आती है एक मर्द की वाइब, नेगेटिव वाइब, स्पेशली रॉन्ग टच, राइट टच, रॉन्ग वर्ड, राइट वर्ड समझ आता है, ठीक है। तो आपने तो सबसे पहले शट अप कॉल देनी है, वो बाउंड्री सेट कर दी। अब अगर वो उसके बाद भी नहीं समझ रहे तो डरना नहीं है, एड्रेस करना है, रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अथॉरिटीज़ को बताएं, जो भी अगर आपके ऑफिस में हैं आप उनको इन्फॉर्म करें, या एक रिलेशनशिप में तो आपने उनसे डरना नहीं है, बिकॉज लड़के अच्छा हैरेसमेंट जो होती है, हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट ना सिर्फ इस तरह नहीं होती कि कोई आपको तस्वीरों से ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी वीडियोस से ब्लैकमेल कर रहा है। समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ जाती है। जब किसी को किसी से रिवेंज लेना हो, वकार भाई आपके पास तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आएंगे। एक दफ़ा वकार भाई ने भी हमसे इस तरह का एक केस जो है वो हमारे शो पे डिस्कस किया था। वकार भाई चलिए ये तो बात हो गई कि जनरल लड़के लड़की के रिलेशनशिप की जो एक जनरल एक होती है ब्लैकमेलिंग। एक ब्लैकमेलिंग इस तरह से भी होती है कि आपने किसी से अपना कोई काम करवाना है तो आपने पहले उसकी फैमिली से किसी एक बंदे के साथ में उसको अलग करके उसके साथ में पहले आपने उसको किडनैप करने की कोशिश की, या आपने उसका जो माइंड है या आपने उसको कहीं ऐसा फंसा दिया कि वो पूरी फैमिली से अलग आपकी सारी बातें मानने पर मजबूर हो गया। जस्ट लाइक फर्ज करें कि अगर एक फैमिली है और वो किसी के काबू नहीं आ रही और किसी को उस फैमिली से पैसे चाहिए, अपना कोई काम कराना है, उस फैमिली का कोई की पर्सन ऐसा है जहाँ तक पहुँचना है, तो आपने किसी एक फैमिली के मेंबर को पकड़ा और एक फैमिली के मेंबर को पकड़ के पहले आपने दोस्तियाँ की, फिर उसके बाद आप उसके घर में घुसे, फिर उसके बाद आपने उसको ट्रैप किया, ट्रैप करके फिर जो चाहा आपने उससे कराया, और उसके बाद वो शख्स बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि आपने उसको कहा हुआ है कि तुम्हारी फैमिली को मार देंगे, फैमिली जो है वो हमारे मतलब निशाने पर है या समथिंग लाइक दैट। इस तरह की सिवियर ब्लैकमेलिंग भी होती है जब किसी को किसी से रिवेंज लेना होता है ना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरी हैं कि घर में जो है लोग वो अनयूजुअल बिहेव कर रहे होते हैं, घर वाले समझ रहे होते हैं कि इसको पता नहीं क्या हो गया, और किसी न किसी शख्स ने या ग्रुप ने उनकी फैमिली से एक मेंबर को ट्रैप करके उनको जो है वो ब्लैकमेल करने का सोचा हुआ होता है। अभी रिसेंटली भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि इसी तरह की कोई एक फैमिली थी जिसमें एक शख्स को ट्रैप किया, उसकी वीडियोस वगैरह बनाई, फिर उसको मेंटली साइको करने की कोशिश की गई, उसको फिर अपने तौर पे होता है ना कि आप हेप्नोटाइज कर लें, क्योंकि ये चोर डाकू होते हैं, इनके पास बहुत सारी ट्रिक होती हैं। उसके घर की चाबियाँ बनाई, उसको ट्रैप किया, उसके घर में घुसे, उसके घर में चोरियां की, सारा कुछ किया, और उसके बाद जो है वो इन दी एंड, चले वो मैटर जो है वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। लेकिन इस तरह के केसेस में क्या होता है, क्या ऐसे ब्लैकमेल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और हमारे जो लेकिन वो क्या करे, अब तो उसकी वीडियोस निकली हुई हैं, वो जो बंदा है उसकी तो वीडियोस निकली हुई, अपनी फैमिली में बेचारा क्या कहे, वो क्या बताए कि मुझे क्या हो गया था। लैक ऑफ अवेयरनेस है पब्लिक में हमारी, हम लोगों ने इसको अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लिया है। ठीक है, ये चीज़ें आप जिस उससे नुक्ता नज़र से देख रही हैं या जिस नुक्ता नज़र से मुझसे पूछ रही हैं, इसको लोग नहीं समझ रहे। लोग समझ रहे हैं ये तो होता है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब क्या करें, अब मेरा तो उसके पास ये भी है, ये भी है, अगर मैं ये करूँगा तो तस्वीरें है उसके पास, हाँ भाई तो वीडियोस है उसके पास, अब मैं क्या डर जाऊँ, मैं क्या उसकी सारी बातें मानूं? नहीं माननी है भाई, बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना है। अगर कोई आपकी तस्वीरें पब्लिश करता है तो बकार भाई उसके लिए सजा क्या है ये बताएं, और आप डट के सामने आए और आप बताएं ये दैट वाज दैट मोमेंट, ये इस टाइम पर हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये इस वजह से हुआ था, ओन करें और ये बताएं कि ये क्यों हुआ था, और उसके बाद उस बंदे को कड़ी सजा दिलवाएं। सख्त से सख्त सजा क्या होती है? इसमें सख्त से सख्त सजा इसमें जो होती है वो 6 साल भी है, 3 साल भी है, अलग अलग है, उसके डिपेंड करती है उसके प्रूफ करने के ऊपर। आपने इसको प्रूफ करना है। आपको तो ये भी, अगर मेरे मोबाइल का पासवर्ड आपको पता है तो ये भी एक तरीके की आपकी तरफ से हैरेसमेंट है। भाई मैं बोलूँगा इसको मेरे मोबाइल का पासवर्ड क्यों पता है, या तो मैं चेंज करूँ, अगर चेंज नहीं कर पा रहा जी, आपको पासवर्ड मेरे मोबाइल का नहीं पता होना चाहिए, प्राइवेसी है हर लोगों को ये। और लोग तो पूरे व्हाट्सएप हैक करके सब कुछ लोग करते फैमिली से बातें कर रहे होते हैं। साइबर क्राइम में इस चीज़ की कड़ी से कड़ी जो है ना वो इसका घेरा करती है। साइबर क्राइम हमारी अभी बहुत एक्टिवली काम कर रही है। और कराची में ही अगर अब सिर्फ बताऊं तो गुलिस्तान जौहर में इनका जो ऑफिस है, और पूरे कराची को अभी इस वक्त वो डील कर रहा है साइबर क्राइम में। आपकी कोई कंप्लेन है, कोई रिपोर्ट है, आप ऑनलाइन उनको बताएं, आप राइटिंग में लिख कर उनको भेजें, वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, मैं बहुत श्योर हूँ इस बारे में, कितने क्लाइंट्स के काम हैं। वैसे इस बारे में मैं भी, ये साइबर क्राइम का जो है इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ये बहुत ज़बरदस्त है काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो करते क्या है कि अगर लाइक मैं जैसे अभी बात चल रही है कि किसी की तस्वीरें वीडियो, वो सबसे पहले उस बंदे से उसका मोबाइल
और लेकर उसको सील कर देते हैं, उसको फॉरेंसिकली भेजेंगे। आपने डिलीट भी कर दिया वो फिर भी निकाल लेंगे आपके मोबाइल में ये था। लेकिन लोग कहते हैं ना आईफोन के जो सिस्टम्स होते हैं वो तो वो रखते ही नहीं है, डायरेक्ट गूगल पे रखते हैं और सारी चीज़ें क्लाउड में, और ये वो सारी चीज़ें बकवास हैं। ये इनके पास अपना सिस्टम है, माशाल्लाह अभी बहुत एक्टिवली अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। लेकिन बात ये है ना, पब्लिक रिपोर्ट करे, पब्लिक रिपोर्ट करे, बताए कि ये इशू है, अच्छा, उसकी सज़ा फिर कोर्ट्स ने देनी है उनको। उन्होंने अपना केस बनाकर देना है, हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन हमने इसको गिल्टी पा लिया। भाई एक ऐसी लड़की जिसके 5, 6, 7 भाई हैं बेचारी, और अगर उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आशा आप भी इसमें ऐड ऑन कर सकती हैं, अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो वो बेचारी मतलब पहले तो वो डरेगी ना, मतलब कोई भी लड़की, इनफैक्ट लड़के भी, अगर लड़कों को भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो वो भी डरेंगे, कोई लड़की हमारी पिक्चर्स। ऐसी सूरत में फिर वो जब आप सामने वाले को कहते हैं ना कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो क्या होता है कि फिर वो आपकी, जो हमने देखा ना कितने सारे ऐसे विक्टिम होते हैं, उनकी पिक्चर्स निकल गई हैं, उनकी वीडियोस निकली हुई हैं, लोग ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, एक ये केस भी है आयशा, और ऐसा भी होता है कि लड़कियों को पता नहीं होता कि कुछ ऐसी साइट्स होती है जहाँ पर उनकी चीज़ें चल रही होती है, पता नहीं होता उन्हें, ये पता नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। लेकिन अगेन देखिए, स्पेशली जो हमारी स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं यूनिवर्सिटी, वो बहुत नाइव होती हैं, हाँ बहुत इनोसेंट होती हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि ये किस तरह से डील कैसे करें, वो घबरा रही होती है, अगर घर वालों को बताएंगे वो भी हमें डांटेंगे। ठीक है, ये है नेचुरली है। तो मैं कहूँगी कि ऐसे सिचुएशन में फैमिलीज को चाहिए बच्चों को इतना सपोर्ट दें कि एटलीस्ट वो अपनी बात कह सके, फैमिली को कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि उस लड़के की गलती नहीं है। अब अगर कोई सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे, उसको तो खुद नहीं पता, अब ये कह देना तुम पिक्चर ही अपलोड नहीं करोगी, ये सही बात नहीं है। ये सही बात कि उस लड़के की गलत जहनियत की वजह से या सिक माइंडसेट की वजह से आप अपनी बच्ची को बोले तुम ये नहीं करोगी, उसकी तरबियत सही नहीं है, उसको ठीक करना है। तो आपने पनिशमेंट जो है ना, ये बचपन में भी देखिए, हम कोई गलती करते थे तो माँ बाप एक स्टैंडर्ड सेट करते थे पनिशमेंट का, ये सजा होगी, और हम डरते थे। बात यही है कि कोई सजा ऐसी नहीं है। लड़का जाके, सना यूसुफ का केस है, वो बच्ची के घर में जाके गोली मार रहा है, मोटरवे पे आप जो है ना आपके वो सना के साथ उसने क्या किया, मतलब इस तरह के लोगों की, मैं कहती हूँ इसको, इस तरह के लोगों को सजा देनी चाहिए, इबरत का निशान। और उन्हें लगता है कि हमने बहुत इज्जत अफजाई का काम किया है। कुछ ऐसे भी मर्द हैं जिन्होंने इनकरेज किया, तुमने तो बहुत अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी लड़की। कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कैसी लड़की? हमारा इस्लाम तो कहते हैं हर औरत की इज्जत करनी है। अब आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, इसके छोटे कपड़े तो इज्जत नहीं करूंगा, इसने डार्क लिपस्टिक लगाई है तो इज्जत नहीं करूंगा। नो, आपने इज्जत करनी है। अब आप उसी इज्जतों पे आ जाएं तो इसका मतलब सिक मेंटालिटी तो आपकी है ना। जज पीपल विद देयर ड्रेसेस, आप ड्रेस से किसी का कैरेक्टर, किसी की जो है वो नेचर तो नहीं जज कर सकते ना। पर अब उस बच्चे को तो यही लगता है कि मेरे कैरेक्टर पे बात आएगी, तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी, आपने डरना नहीं, अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में लें, उन्हें बताएं ये सिचुएशन है, अकेले सफ़र ना करें, अकेले सफ़र, क्योंकि आप मेंटली बहुत एग्जॉस्ट होंगे। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, बच्चियों को जो डरती हैं, नहीं अगर हमने बता दिया ना तो बहुत मसला होगा। वकार भाई, ये जो एक इशू है, देखिए अब किसी लड़की की पिक्चर्स या वीडियोस अपलोड हो गई, अब तो वो पब्लिक ने देखी, ठीक है, तो क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि हम खुदकुशी कर लें, हम क्या, मतलब एक क्योस, एक ट्रॉमा होता है ना लड़कियों के ऊपर। आप क्या मैसेज देंगे ऐसी लड़कियों को, ऐसे लोगों को? हम तो बार बार यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देते हैं, प्लीज़ नहीं डरना है, आपने खुल के मुकाबला करना है। और देखिए, जिस इंसान की भी पिक्चर्स, अगर तो वो कोई AI से बनी हुई है, फेक हैं, तो आप उसके ऊपर रिएक्ट करें और बताएं, और तब भी रिपोर्ट करें। लेकिन अगर वो आपकी रियल पिक्चर्स भी हैं तो भी आप मत डरें, उस बंदे की रिपोर्ट करें, बताएं कि ये बंदा ऐसे क्या है। अगर किसी की वीडियोस निकल जाएं, आप उन लड़कियों को, उन लड़कों को क्या मैसेज देंगे, उन्हें करना क्या चाहिए? पहली उन तमाम से पहले तो मैं उनके वालिदैन को ये करना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले सब्र का मुजाहरा करके और उस पोजीशन में आना है कि आप उनको बोलें कि नहीं कोई इशू नहीं, ये चीज़ है, हो गई है, अब हम इसको ऐसे टैकल कर लेंगे। अगर आपने सब पहला जो फेज़ है, आप माँ बाप के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को इतना करे। वो डबल साइड प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे, लड़कियां हों लड़के हों, वो बोलते हैं यहाँ से भी सुनो, वहाँ से भी सुनो, लोगों की भी सुनो, मतलब वो घेरे में आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट फेज़ में माँ बाप को थोड़ा सा इस चीज़ के वो शऊर होना चाहिए, या इस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए कि नहीं आप छोड़ दो, इसको करेंगे, इसके लिए हम इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं और इसमें हम आपके साथ हैं। सही। उसके बाद फिर ये वाली बात आयशा ने भी अच्छी बात की कि लड़कियों को हिम्मत, उनका डर निकलना चाहिए, डर निकलना चाहिए। सही। अगर ये डर निकल गया तो फिर सारी चीज़ें, फिर ये केस आप देखेंगे रिपोर्ट
होना जो है ना बहुत कम हो जाएंगे, रिपोर्ट होना बहुत कम हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि देखिए हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है और हर किसी का अपना पर्सनल एटीट्यूड है। अगर किसी की कोई भी पर्सनल चीज़ कोई लीक करता है तो मजलूम वही है ना जिसकी वीडियो लीक हुई, ठीक है। तो जालिम वो है जिसने ये काम किया है, जिसने आपको ट्रैप किया है। इन लोगों की रीज़न कोई भी हो, सज़ा क्या होती है? सज़ा उसमें प्रूफ होने के ऊपर जो है ना उसको मैक्सिमम 6 ईयर्स और मिनिमम 3 ईयर्स। मिनिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम पर, लेकिन कोर्ट्स देती नहीं है। लेकिन डबल साइड पर जब उन्होंने भी तो बताना कि मैंने क्या मामला था क्या नहीं, या बदले में मेरी इसके पास मेरी ये चीज़ें हैं, उसके पास से वो प्रूफ हो जाती हैं कि भाई उसने अभी पब्लिश नहीं की लेकिन उसके पास भी हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सज़ा का तयन कोर्ट खुद करती है। उसमें हम लोग सिर्फ उनको बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे है। सही। तो भाई आप लोगों ने डरना नहीं है। और ये जो ब्लैकमेलिंग होती है, जो हेरेसमेंट होती है टुवर्ड्स वीडियो, टुवर्ड्स प्रॉपर्टी, टुवर्ड्स एनीथिंग एल्स, कि आपसे ये भी होता है ना कि कोई काम आपसे गलत करवाना चाह रहा है कि भाई आप हमारी मर्जी से ये काम करें हमारा, आप नहीं कर रहे हैं तो भाई अब आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपके खानदान में वो सबको जो है वो ट्रैप कर रहे हैं और सब लोगों से मिलते फिर रहे हैं। पैसे नहीं दें, इन्वेस्टिगेशन क्या पैसे कभी नहीं दें। अगर वो आपसे मनी की डिमांड कर रहे हैं कि इतने पैसे दो, क्योंकि एक बार आपने पैसे दे दिए वो आप लूप में फंस जाएंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है वकार भाई। पैसे भी डिमांड करते हो, या तो पैसे दें या फिर कोई और डिमांड। बात वही है ना कि कोई और काम कराना है तो उसके अगेंस्ट पैसे नहीं दे रहे तो कोई और काम करें भाई। तो ये कभी भी लड़कियों को इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए कि ये दे दो पैसे या कुछ तो तुम बच जाओगी। नो, दैट्स अ ट्रैप। ये मैंने देखा है लड़कियों के साथ होते हुए, तो उससे मुझे लगता क्या ये रियलिटी है। और वो देती हैं बेचारी, बेचारी देती हैं और फिर वो उस ट्रैप में फंसती हैं। आज 10,000 घर से चोरियां कर रही होती हैं, इधर उधर पूछ रही हैं, बिकॉज दे विल नॉट स्टॉप। आपने रिपोर्ट ही करना है। और बस मेरी एक रिक्वेस्ट भी है सबा, जो भी मतलब मैं कहती हूँ अथॉरिटीज से, कि हमारे यहाँ ना हरासमेंट 2 तरह की, एक बंद कमरों में, एक पब्लिक में जो सबके सामने आती है, वो तो कुछ परसेंटेज ना जो बड़े बड़े इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन जो बंद कमरों में वो बहुत हो रही है, ऑफिस में, कारपूल में, मदरसों में, हर जगह, ठीक है। एक ऐसी स्टैंडर्ड सज़ा होनी चाहिए। देखिए पब्लिक हरासमेंट है तो पब्लिक में एक बार तो एक विक्टिम को पकड़ के चौराहे पे सज़ा ऐसी देना, उस वीडियो को वायरल करें ताकि हर किसी में खौफ पैदा हो कि अगर हमने सोचा भी ना औरत के साथ कुछ करने का तो ये होगा हमारे साथ। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इस मामले में जितना ज़्यादा लड़कियां डरती हैं और आपको कहीं भी कोई ब्लैकमेल करे। अच्छा, इसमें वकार भाई एक चीज़ ये भी तो होती है ना कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अगर अब तो चलिए हमें ब्लैकमेल कर रही है, हमारी बातें भी 4 खोल देगा। भाई आपकी 4 बातें उतनी बड़ी नहीं होंगी, उसकी बात बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसकी ब्लैकमेलिंग आपके कामों से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो आप अपना काम भी एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई ठीक है, वी हैव डन दिस, मुझसे ये हुआ या फलाने से ये हुआ, लेकिन ये जो कर रहा है वो तो आप लोग जो करते, बात वो ये ना कि यार वो जो कुछ भी होता है वो पर्सनल कैपेसिटी में होता है, बट समहाउ अगर कोई जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो वो ज़्यादा बड़ा जुर्म है। ब्लैकमेलिंग में नहीं आना आपने। बहुत शुक्रिया वकार भाई, बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे स्किन की बातें, खूबसूरती की बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। तो कुछ बात करते हैं खूबसूरती की और स्किन की, और हमारे साथ है शाह भाई और डॉक्टर मुबशिरा। अच्छा जनाब, अब इनसे बात करते हैं। ब्रेक के लिंक में हम ये बातें कर रहे थे कि ऐसे पेशेंट जो हैं, कुछ ऐसे पेशेंट भी आते होंगे स्किन के, बालों के, जो कहते हैं शाह भाई बस 1 हफ्ते में गोरा कर दें, बशरा 1 महीने में बाल घने कर दें। वेलकम टू द शो। देखें मुबशरा आई है और अब हम दोनों हंसते रहेंगे। तो मैं शाह भाई से शुरू करती हूँ। जी शाह भाई, आप बताएं। नहीं, आप पहले आप आतंक पेशेंट के बारे में बताएं अपने। देखें, एक चीज़ बताऊं, पहले तो आप लोगों की हंसी देख के मेरी भी हंसी निकल रही है। बिल्कुल निकलनी चाहिए भाई, हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों ने ना अपने स्किन की ये हालत की होती है कि अब वो एक्नी के दाने होते हैं छोटे छोटे से, सही, अब उसको फाड़ फाड़ के इतने बड़े कर देते हैं। ठीक। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं फिर कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं उसको खुश्क करने के लिए। जब वो खुश्क हो जाती है, अब वो दाना ठीक हो चुका है लेकिन उसका खड्डा रह गया, अब वो उसके साथ जो है वो ब्लैकिश भी नज़र आ रहा है, वो कलर भी ख़राब हो रहा है। तो कहते हैं जी हमें ऐसी चीज़ दे दें, 3 दिन बाद हमारी शादी है। अरे अल्लाह के बंदो, 3 दिन में कैसे मैं ठीक करूँ उसे, उस खड्डे को? हमें कम से कम 45 डेज चाहिए होते हैं उसको क्लियर करने के लिए। लेकिन अब वो नाराज़ हो रहे होते कि नहीं। अच्छा, जिस तरह आपने अभी बालों का कहा,
कि बस हमें तो एक बस एक महीने के अंदर जो है कमर से भी नीचे चलो तक आ शाह जाए भाई, बाल। अब आपने ये इस पेशेंट का जिक्र किया, तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, जैसे कि जब वो उनके दाने होते हैं, वो उनको इतना ज़्यादा उनके साथ में प्ले करते हैं, इतना रिगड़ना, इतना उनके साथ उसको ख़राब करके लाते हैं, तो ऐसे चेहरे पे जब बहुत ज़्यादा पिंपल्स हों, फिर उसको बहुत ज़्यादा छेड़ा गया हो, रब किया गया हो, क्या वाकई रेमेडी है इसकी? देखिए, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। स्किन हमवार हो जाती है। हाँ। अब बाज लोगों से दाना अलग बना होता है और उसके साथ निशान उससे ज्यादा बड़ा बना होता है, गोल गोल से हाँ, बने गोल हुए गोल होते से हैं, बने हुए और होते हैं। बाजों का खड्डा इतना बड़ा होता है कि उसको फिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है समंदरी झाग, सबसे बेहतरीन चीज़ है। समंदरी झाग आप ले लें 20 ग्राम, ये सूखा हुआ मिलता है पंसार की दुकान में, और 20 ग्राम समंदरी झाग, 20 ग्राम बाबूना के फूल, गुल बाबूना जिसे कैमोमाइल कहते हैं, वो भी 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, इनको बारीक पाउडर बना लें और 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें और उससे जार में रख लें, और जितना लगाना उतना अरके गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगा लें। आधा घंटा लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरा धो लेना है। आप पहली एप्लीकेशन में आपको काफ़ी बेहतर फील होगा, लेकिन ये आस्ते आस्ते ये जो ओपन पोर्स हैं ये भी मिनिमाइज होंगे, और साथ में जो खड्डे बन गए हैं एक्नी के दाने फाड़ने के, वो आस्ते आस्ते फील होना शुरू हो जाएंगे, भरना शुरू हो जाएंगे, और तकरीबन 40-45 दिन में ये बिल्कुल हमवार हो जाएगी। अच्छा, ये नहीं खत्म हो जाते हैं, ये जो खड्डे वाले हाँ, दाने बिल्कुल होते हैं, उसके खत्म जो हो निशान जाते होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और अगर दाने मौजूद हों हाँ। तो फिर रब ना कीजिएगा, आधे घंटे बाद चेहरा धो लीजिएगा, जब दाने ख़त्म हो जाएं फिर रब कीजिएगा। फिर रब कीजिएगा। अच्छा मुबशरा, ये बताएं कि अब ये जो जिस तरह बताया खड्डे वाले दाने भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला जो होता है ना वो ये होता है, एक तो टू टोन झाइयाँ, और ऐसी झाइयाँ जो चेहरे के ऊपर ना अलग से नुमाया होती हैं, यानी अगर मेकअप भी कर रहे हैं तो तब भी अलग से नुमाया होती हैं झाइयाँ, वो छुपती नहीं है। ना छुपने वाली जो झाइयाँ हैं उनका क्या इलाज है? अच्छा, वो बहुत मुश्किल से जाती है, अलग सबसे से ज़्यादा, ब्लैक बिल्कुल, होती है वो, बिल्कुल। हाँ, हाँ। वो या तो हार्मोनल इश्यूज हाँ। होगा, इनहेरिटेज होता है काफ़ी पेरेंट्स को हाँ। भी और सिबलिंग्स को भी होती सही। है। और थर्ड मेन चीज़ है कि जब आपका अगर प्रेगनेंसी है, हाँ। उसके दौरान अगर आप फॉलिक एसिड या आयरन नहीं लेते, हाँ। तो ये प्रोलॉन्ग कर जाती है। सही। आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, यानी बच्चा होने के बाद, वो प्रोलॉन्ग नहीं करती टैबलेट्स। जैसे होता है ना, एक फॉलिक एसिड आयरन दे दिया, तो जैसे ही आपकी डिलीवरी ख़त्म हुई, आपने वो मल्टीविटामिन्स बंद कर दिए। सही। मैटरनल केयर बहुत ज़बरदस्त टैबलेट है, मल्टी विटामिन, वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी से स्टार्ट करें, तकरीबन टोटल आपने 2 साल तक लेनी है, नो मैटर व्हाट हैपेंस। अच्छा। आपकी स्किन पे कभी कोई झाइयाँ, कभी कोई फ्रेकल्स, जो हल्के हल्के जो स्पॉट्स शुरू हो जाते हैं, जो सनबर्न्स का हम कहते हैं, इवन जो हाथ पे ड्राइव करती है ख़वातीन, जैसे मैं ड्राइव करती हूँ तो बर्न आउट होता है, तो उससे भी आप बचेंगे। और नंबर 3, आपका हेयर जो है, जो आई वुड से कि डेंसिटी ऑफ द हेयर, यानी जो वेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि मैटरनल केयर प्रेग्नेंट वीमेंस की मल्टी वाइटामिन होती हैं जो तकरीबन 5000 mg ग्राम्स, और वो या 5000 to 10,000 भी जाती हैं, तो इट्स सो स्ट्रॉन्ग, तो वो हर चीज़ को कवर अप कर लेता है। अब जैसे चैप लिप्स हो गए, जब विंटर आता है तो हम चैपस्टिक्स लगा रहे होते हैं। चैपस्टिक से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप फॉर लाइक स्क्रबिंग, जैसे हम फेस के स्क्रब होते हैं, इसी तरीके से लिप्स के स्क्रब करें, और लिप्स के फेशियल्स भी होते हैं। तो जब अगर आप फेस, यूजुअली ये कहते हैं ना कि भाई आंखों पे इतना नहीं करना, ये सिर्फ सर्कुलर मूवमेंट में करें, तो बाहर मुल्कों में अब लिप्स के फेशियल और आंखों के फेशियल होते हैं, और बाकायदा उनके प्रोडक्ट्स लाइन अलग होते हैं, क्योंकि आप हार्श केमिकल्स आँखों पे और लिप्स पे नहीं लगाए जाते हैं। जो भी आपके आँखों का जो प्रोडक्ट होता है वो आप लिप्स पे लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने ऐसी चीज़ कवर करी जो दिख रही हैं। अनवांटेड जो स्किन होते हैं, जैसे आर्म पिट्स की एरिया है, और आई वुड से कि पैरों का निचला हिस्सा होता है, जो हम ये पैरों के ऊपर वाला हिस्सा भी होता है ना, जिसमें आप अगर इस तरह के, कुछ लोग क्या होता है कि वो इस तरह की स्लीपर पहनते हैं कि वो उसके भी निशान जो है वो छपे हुए होते हैं, यानी अगर किसी ने जो है वो इस सीधी चप्पल पहनी हुई है उसका निशान भी छपा होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, हम जो सरफेस जो
फुट जो चप्पलें पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, तो उसमें आपका सोल नहीं होता। हाँ। ठीक है, सोल बहुत पतला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी आप लोग चप्पल बाय करें उसका सोल हैवी लें। अंदर की जो कवरिंग होती है वो वेलवेट लें। क्यों? क्योंकि पैर जो जैसे पेडिक्योर करने जाते हैं, पेडिफाइल करते हैं, तो वो जगह घिस घिस के फ्लैट हो जाती है। सही। तो जब आप उसको पैर को कुशनिंग देंगे तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी कुशनिंग मिलेगी, यानी आपको नेक का पेन, सर का दर्द, बैक पेन वो नहीं होता। और थर्ड चीज़, आपके जो पैर के तले हैं और जो लाइंस आ जाती हैं जिसे कहते हैं कि रिंकल्स आ गए पैर पे, तो वो आप उसको एलिमिनेट करेंगे। उन सब चीज़ों के लिए बेहतरीन है कि पैराफिन ट्रीटमेंट कोई नहीं जाता क्योंकि एक्सपेंसिव है। पैराफिन ट्रीटमेंट आप ले लें, स्लैब ले लें, माइक्रोवेव में उसको एक लाइक बटर वैक्स होता है, आप निकाल लें और उसको माइक्रोवेव में गर्म करें, पूरा लगाएं मास्क और उसको कवर कर दें। जैसे होता है ना सॉक्स पहन लिया, सॉक्स ना पहने, अखबार में कवर कर दें, ये प्लास्टिक की थैली में नॉट लगा के उसको कवर करें। सही। और वो आप आधा घंटा छोड़ें, उससे आपके जो इवन जो पैर चप्पल पहन के ऐसे टेढ़े भिंगे हो जाते हैं, स्पेसिंग आ जाती है, जी बिल्कुल, वो भी कंपोज हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। और आपको जो रिंकल्स हैं वो नहीं आएंगी और पैर पे जो गंद और डेड स्किन है वो फॉरएवर के लिए रिमूव होगी। अच्छा, स्किन वाइटनिंग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो इंजेक्शंस होते हैं इसके हवाले से बताएं कि कौन से इंजेक्शंस होते हैं। अच्छा, अब इसके कॉकटेल्स आते हैं। ठीक है, आपने जैसे एक होता है कि 7 कॉकटेल्स मिक्स करें और आपने आईवी इंडक्शन करके लगा ली, या आप 3 कॉकटेल्स को मिक्स करें, फिर उसके साथ 2-3 और मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शंस उसमें इंसर्ट होते हैं और फिर वो आईवी के थ्रू लगते हैं। ये वन टाइम का नहीं है, ये आपका डिपेंड करता है आपके रंग पर। एवरी टाइम स्टार्ट करें अगर आप ये वाइटनिंग के इंजेक्शंस या ड्रिप्स, आप बोले ड्रिप्स ज़्यादा बेहतर होते हैं कहना मेडिकली हवाले से, तो ये प्रोलॉन्ग करेगा। तकरीबन 6 मंथ्स का कोर्स है, महीने में 2 दफ़ा लगवाएं। कॉस्ट आएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 एंड अबव, 15,000 पर अपने आईवी होगा या 10,000, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और ये प्रोलॉन्ग करेगा, डिपेंड्स ऑन योर आई वुड से स्किन केयर कलर। ये सिर्फ फेस का ही नहीं होता, फुल बॉडी का होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये चीज़ प्रोलॉन्ग की हुई है और इसके साथ कोई कहते हैं, जैसे पास्ट में मैंने तो लगाई थी पाकिस्तान में, तो बहुत खुश थे, बट उन्होंने क्या किया, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए मल्टीविटामिन अपनी तरफ से और ले ली। अब जब हम ड्रिप में कर रहे हैं वो ऑलरेडी 20,000 IU है, ये ऑलरेडी 40,000 IU है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कहते हैं ना कि 2 मेडिसिन को मिक्स ना करें। तो ये आपने अगर ड्रिप लग रही है तो ड्रिप तक रहे। बाहर मुल्कों में ये ड्रिप्स नहीं लगती, बैंड है, सही है। और इसका रिजल्ट फॉरएवर नहीं रहता, जब तक आप लगा रहे हैं, जब तक ये प्रोलॉन्ग रहेगा। अगर आप लगाना बंद करेंगे आफ्टर 1 to 2 months ये वापस स्लोली आते चले जाएगा, वही बैक टू नॉर्मल कलर। इससे अच्छा है अगर आपने मेंटेनेंस करनी है, जैसे पैराफिन ट्रीटमेंट्स होती हैं। पैराफिन ट्रीटमेंट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पैर और अच्छा, स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट से रंग हमेशा गोरा नहीं होता? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, वरना साउथ अफ्रीका में सारे गोरे घूम रहे होते हैं। अच्छा। या आई वुड से कि अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में और इसमें तो सारे गोरे घूम रहे तो होते हैं। क्या काम करता है स्किन वाइटनिंग? एक्चुअली वी से कि इट्स अ बूस्टर। ठीक है, अगर आपने जैसे बेहतर हो जाता है, हाँ बूस्टर हो गया, लेथार्जिक फील करें, सर में दर्द हो गया, आपने जाके जनाब एक कहते हैं ना इसको जरा इंजेक्शन लगा देना मल्टीविटामिन का। अच्छा, साउथ अफ्रीका वगैरह में तो ये चीज़ भी होती है ना कि वो लोगों को ज़्यादा अपने कलर से इतना मसला ही नहीं, मसला सारा ये होता है कि ये जो स्किन वाइटनिंग और स्किन के इश्यूज है ना शाबाई, ये हमारे यहाँ ही ज़्यादा है। वरना आप देखें कि अगर एक गोरा है, उसकी स्किन पिंक सी है या उसकी स्किन 2 टोन की भी है, तो वो बस अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं, बाद में वो स्किन बेहतर हो जाती है। अफ्रीकन से उनको कभी ज़रूरत ही नहीं, कभी किसी अफ्रीकन को देखा भी नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा स्किन ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, या आपने किसी ऐसे नेग्रो को देखा भी नहीं होगा जो है वो अपार्ट फ्रॉम दैट के जैसे अब बड़े बड़े जो सिंगर्स होते हैं, जैनेट जैक्सन हो गई या जैसे माइकल जैक्सन की बहन थी, ये लोग अगर कुछ करवा लें तो करवा लें, वरना यूजुअली ये ज़्यादातर क्रेज़ जो है ना हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ही गोरा होने का क्रेज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। शाबाई, स्किन वाइटनिंग जो ये इंजेक्शंस होते हैं, इसका ऑल्टरनेट रेमेडी? देखिए, जिस तरीके से भी आपने कहा कि माइकल जैक्सन और इन्होंने ट्रीटमेंट करवाई थी अपनी,
लेकिन वो तो प्लास्टिक सर्जरी, हाँ, वो फॉरएवर नहीं है। हाँ। अब इसके आफ्टर नहीं इफेक्ट्स वो भी हैं। उन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन नहीं, वो तो ये लोग तो प्लास्टिक सर्जरी की तरफ चले गए। और जेनेट जैक्सन जो है वो तो खैर फिर अभी भी वैसे ही आप देखें ना, जो ये नेग्रो ये जो वहाँ पर हैं रेड इंडियन, हाँ, या अफ्रीकन हैं, ये बढ़ते मुबशरा ये जाते ही नहीं है इन चीज़ों के लिए, कहते नहीं वी आर फाइन विद दैट, ये तो हमारी आइडेंटिटी है, तो ये अपनी आइडेंटिटी समझते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है गोरे होने का, गोरे दिखने का। देखिए सांवला बहुत अच्छा कलर होता है, लेकिन बॉस कहते हैं नहीं मुझे तो गोरा होना है। अब उसको बेहतर करने के लिए, लाइट करने के लिए बाज लोग ग्लूकोथायोन, बाज लोग ग्लूटाथायोन लेते हैं, बिल्कुल इस टाइप की चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब जब ग्लूटाथायोन ले रहे होते हैं, ग्लूटाथायोन जिनकी पिंपल्स वाली स्किन होती है उनको भी वो सजेस्ट कर देते हैं कि जी ग्लूटाथायोन लें, स्किन रिजुवेनेट होगी। जबकि ग्लूटाथायोन का जो असल मकसद है वो आपकी जॉइंट्स का मकसद है, वो आपके घुटनों के लिए बेहतर होता है। ग्लूटाथायोन हड्डियों के लिए बेहतर होता है। लेकिन इसको फेयर करने के लिए हमारी जड़ी बूटियों में एक फूल आते हैं गुले गुड़हल के नाम से। गुले गुड़हल, हाँ, इसमें ग्लूकोथायोन और साथ में विटामिन सी। गुले गुड़हल, गुले गुड़हल ये फूल है जी, अच्छा। गुड़हल। तो इसका एक फूल 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। अच्छा। आप 2 महीने यूज करें, आपको देखने वाले कहेंगे आप गोरे गोरे नजर आते हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं। साइड इफेक्ट कोई भी नहीं। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है वाइटनिंग का या इंजेक्शंस का, शाहबाई का तो उस तरह से नहीं है। शाहबाई जो है एक प्रॉपर पर्टिकुलर रेमेडीज बताते हैं। शाहबाई आजकल जो बहुत ज़्यादा चीज़ें इन है, उसमें जो है कि आजकल आपने ट्रीटमेंट करा लिए, आपने एस्थेटिक्स के पास चले गए, लेकिन अभी जो कॉमन डिजीजेज है ना उसमें ये है कि लोगों के पिंपल्स निकल रहे हैं और उसमें उनको जो है बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। इसका क्या इलाज है कि एक मतलब लोगों को इस तरह से कंप्लेन आ रही है आजकल के किसी के पेट पे एक जो है वो दाना निकला, फिर वो इचिंग शुरू हुई, फिर वो इचिंग बढ़ गई। इसका इंस्टेंट क्या है? ये बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, ये बड़ा कॉमन है, ये बारिश के बाद तो स्पेशली बिल्कुल इस टाइप का होता है। देखिए इसके लिए ब्लड प्योरीफाई जो है ना, हमारी जो सेफ एक जड़ी बूटी है, वो बहुत ही पॉपुलर पनीर बूटी। 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें। हाँ। बच्चों को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पिलाएं। अच्छा। बड़ों को जो है जैसे 14-15 साल से ज़्यादा उम्र है, हाँ। तो वो 1 गिलास पानी में 5 दाने भिगो दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें। अच्छा। आप देखें ये कम से कम 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें। हाँ। आप देखें आपके दाने माने सब खत्म हो जाएंगे और ईचिंग खारिश भी दूर हो जाएगी इससे। सही। एक चीज़ और बताऊंगा, हाँ, जैसे बाल गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस मौसम में, हाँ, आपने देखा होगा। आप मेहंदी को क्या समझते हैं? मेहंदी सिर्फ लगाने के लिए? मेहंदी के बीज होते हैं, मेहंदी के बीजों का तेल मिलेगा आपको, आधा पाव ले लीजिएगा। अच्छा। और ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल आधा पाव, इन दोनों को मिला लें। हाँ। और फिर इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का और 1 चम्मच सुरमा डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें। 10-12 दिनों में बाल गिरना जड़ना बंद, उसके बाद घने होना और बढ़ने शुरू होंगे। घने होना और बढ़ने फिर शुरू हो जाएंगे। अच्छा मुबशरा, ये बताएं कि स्किन वाइटनिंग जो है, जो इंजेक्शंस हैं, ये कौन कौन से हैं और किस तरह से? जैसे आपने बताया कि 6 मंथ का तो एक पूरा आपने पूरा करना होता है कि इसका कोर्स होता है। इसके अलावा जो इंस्टेंट जल्दी वाले जो होते हैं ना, यानी फ़ौरन से गोरा वाले जो इंजेक्शन है, वो कौन से? देखिए एक रेज है, हाँ। रे और ग्लूटामैक्स के नाम से है। ग्लूटाथायोन बहुत हाई डोसेस में दिया जाता है, बट उसका कॉम्बिनेशन होता है, एक इंजेक्शन नहीं लगाते। उसकी सीरीज़ होती हैं, तकरीबन 7 भी सीरीज़ हो सकती है, 10 भी सीरीज़ हो सकती है, 12 भी होती है। तो 12 सीरीज़ का मतलब है 12 इंजेक्शन डिफरेंट, लाइक कोजिक एसिड्स के लगते हैं, सैलिसिलिक एसिड्स के लगते हैं। ग्लूटाथायोन 20,000 या 10,000 इंटरनेशनल यूनिट के लगते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी रेमेडीज़ देखें तो जिसके अंदर फॉलिक एसिड भी मिक्स कर देते हैं कुछ डॉक्टर्स, न्यूरोबियन के भी मिक्स करते हैं, हालांकि वो कोई और इफेक्ट देता है। वही ना, न्यूरोबियन तो मसल्स और उसके लिए, हाँ, मसल रिलैक्सेंट होता है, साइकोलॉजिकल तरीके से भी दिया जाता है, बट वो इसमें भी ऐड करते हैं। विटामिन ई के भी ऐड होते हैं, बट हाई डोसेस के होते हैं। आयरन भी ऐड होता है। तो मतलब ये एक कॉकटेल नहीं है, ये तकरीबन 12 to 14 सीरीज ऑफ कॉकटेल्स है। और वो सीरीज कॉकटेल्स बन के हम कहते हैं कि भाई इसको हम बूस्टर कहलाते हैं। और वो बूस्टर की प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर आप पर्टिकुलर ब्रांड पे जाते हैं तो एज अ सेट कि ये US FDA अप्रूव नहीं है, ये आते हैं चाइना के या कोरिया के आते हैं। और कोरिया और इधर के वी डोंट नो कि क्या हम इंजेक्ट करें। और
आई वुड से कि बॉक्स पे तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जैसे होती है 1000 mg है, ये 2500 है, बट हाउ डू वी नो कि एक्चुअल कितना है? तो वो यूजली कहते हैं कि जी 2500 है, तो इसका मतलब है कि 15 तो होगा ही होगा। वो 15 होगा ही होगा, तुक्के मारने वाली है, FDA अप्रूव होता ही नहीं, क्योंकि अब्रॉड से आ नहीं रही और अब कहीं से भी नहीं आ रहे। तो अब जब अप्रूव नहीं है तो फिर आप इसीलिए वो बूस्टर दबा के दे, कुछ तो अफेक्ट करे, कुछ हो जाए, मतलब यानी कहीं से तो कुछ गोरापन। अच्छा, एक चीज़ है कि जिस तरीके से अभी सवा आपने बताया कि ऐसे धब्बे से बन जाते हैं, धब्बे से ब्लैक झाई हो जाती है, तो घर पे जब आप तुरई काट रहे होते हैं ना, तो छिलकों के समेत भाई आसान रेमेडी आ गई, एक पीस की तरह काट लें और फिर उसे रब करें आप। अच्छा, तुरई जब काट रहे होते हैं तो एक केक पीस की तरह उसमें से काट लें और उसे रख लें और उसे आपने अपने फेस पे रब करना है 5 मिनट। भाई सब सुन एक लें, टाइम रोजाना जिनके धब्बे होते हैं, धब्बे होते हैं, जैसे धब्बे बने हुए हैं आप, ब्लैक धब्बे, आप 5 मिनट वो रब किया करें, मैक्सिमम 1 हफ्ता कर लें, आप देखें आपका चेहरा साफ, सही, मुफ्त में। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी बताइए कि आप उसको स्लाइसेस में काट के। ये मेरी बेटी ने यूज़ किया। अच्छा, और फ़ायदा होता है, बेनिफिशियल, साफ हो गया चेहरा। अरे वाह, ज़बरदस्त। चले जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशरा, बहुत शुक्रिया शाह भाई हमारे शो पे आए, और आज हमने कम वक्त में बड़ी सारी जो है वो रेमेडीज़ की हैं। तो शो का टाइम हो गया एंड, अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।